हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए एंशियंट हिस्ट्री की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हमें गुप्ता एज में गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी, उनके आर्ट, कल्चर और लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। राइट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज प्री ओरिएंटेड है, राइट, जिसमें मेंस के लिए कॉन्सेप्ट्स में एस्टेब्लिश कर रहा हूं। राइट। सो यहाँ पर आज के सेशन में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे? आप लोग जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है तो टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन, राइट। सोसाइटी इकोनॉमी है तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन, उसके अलावा साइट्स के क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, राइट, और पर्सनैलिटीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन सारे तरह के क्वेश्चंस को हम ध्यान में रखेंगे और हम टारगेट करेंगे। हम हर पॉइंट में से देखेंगे कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें निकल रहा है, और प्रोसेस ऑफ चेंज को तो हमें भूलना है ही नहीं। ऑलराइट। तो ये सब फंडे मैंने क्यों बताए? क्योंकि अगर आप रेगुलरली मेरे सेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं जानते कि हमारे पढ़ने की फिलॉसफी क्या है। हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को तैयार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को जोड़ते हैं और प्री ओरिएंटेड, बिल्कुल प्री ओरिएंटेड हमारी तैयारी रहती है ना। सो दैट मीन्स अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, सो द कॉन्सेप्ट चैनल का नाम है, जिसमें एंशिएंट और मेडिवल दोनों सीरीज चल रही है, उनको थॉरोली फॉलो कीजिए। उन सेशंस में मैंने जो सवाल पूछे हैं मुझे उनके जवाब कमेंट में दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, जैसा भी आप फील करते हैं मेरे सेशंस के बारे में। ऑलराइट। और अगर आप चाहते हैं कि इन सेशंस के आपको पीडीएफ मिल जाए तो चौहान_सर_हिस्ट्री मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सभी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। जितनी भी स्पेशल क्लासेस मैं लेता हूं उनमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने सीरीज चलाई हुई है, ताकि आपको प्री के टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाए। फिर जब मैं मेंस के लिए पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं मेंस के सारे जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा उसमें। तो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पता चलता है, कैसे टैकल किया जाता है क्वेश्चंस को। सो वो सारे एस्पेक्ट हम स्पेशल क्लासेस में कवर करते हैं, और उन स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? चौहान_सर_हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर। उसके अलावा आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पर ढूंढेंगे इसी नाम से तो मैं आपको मिल जाऊंगा। आपका जो भी डाउट होता है, ठीक है, वैसे तो आप स्पेशल क्लास में आकर डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं, राइट, सो आप मुझे चौहान_सर_हिस्ट्री पर ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। अगर मेरी कैपेसिटी में होगा तो उसका पीडीएफ में ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ऑलराइट। उसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर यूपीएससी सीएससी जीएस, जिसमें हाईलाइट है 20 बुक्स का सेट। अनअकैडमी ने क्रिएट किया है, अनअकैडमी के बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने 20 बुक्स का सेट जो है वो जीएस के लिए प्रिपेयर किया है, जिसकी वर्थ है 10,000 रुपीज़। और अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, राइट, रिसेंटली अगर आप लेते हैं तो उस पर आपको हो सकता है कि ये फ्री में मिल जाए, राइट, जिसमें 100% सिलेबस इंक्लूड हो रहा है। बहुत स्ट्रक्चर्ड जो है वो ये मटेरियल रहेगा। इंडिया के बेस्ट जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, उन्होंने ये बनाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, करंट अफेयर्स अपडेटेड होगा उस पर, राइट। उसके अलावा अगर आप एक साथ, मान लीजिए अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान की पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते हैं, सो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है लोन फॉर यूपीएससी। इसमें 0 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट, अप्रूवल इन 2 आवर्स, राइट। इस लिंक पर जाइए, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सारी जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। ऑलराइट। उसके अलावा जैसे मैंने कहा ना, सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आपको इंडिया के बेस्ट मेंटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस एंड आइकॉनिक प्लान्स आर अवेलेबल। आइकॉनिक ऑब्वियसली गिव्स यू मोर फीचर्स। अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कोड यूज़ करेंगे मेरा चौहान_सर_हिस्ट्री, आपको मिलेगा डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आपका सपोर्ट। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स, अनअकैडमी, पाथ फाइंडर एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मॉक की तरह सर्व करेंगे ये। और अवेल करने के लिए कोड यूज़ करें चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा 2 साल के बैचेज एनसीईआरटी के, 1 साल के बैचेज यूपीएससी के लिए, 2 साल के 1 साल के बैचेज एनसीईआरटी के बैचेज, 3 मंथ बैचेज प्रीलिम्स के सारे एक्टिव हैं। उसके अलावा अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट जो है वो हर संडे 11 बजे होता है, और उसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज़ करें चौहान_सर_हिस्ट्री। हिंदी में भी अवेलेबल है। टॉप रैंकर्स को जो है वो यूपीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 साल का, और टॉप 500 रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ता एज में हमने उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ ली। तो आप लोग जानते हैं हमारा पढ़ने की फिलॉसफी क्या है? इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी हिस्ट्री के अंदर के सारे डिसिप्लिन को जोड़कर पढ़ते हैं हम। यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री, जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने पिछले सेशन में कवर कर ली। आज हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर और सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो
सबसे पहले तो हमें प्रोसेस ऑफ चेंज को समझना होता है। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि क्या है ये प्रोसेस ऑफ चेंज, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर आप नहीं जानते तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, पिछले सेशंस को देखें, आपको समझ आएगा। दूसरी चीज़, सिंस ये प्री ओरिएंटेड है तो हमें जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर जो है वो ध्यान देना ही होता है ना, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें पता है किस तरह के क्वेश्चंस है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आज के हमारे टॉपिक में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, कि हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता कहाँ से है ना। टर्मिनोलॉजी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, रिलीजियस, कल्चरल और सोशल टर्म्स, उसके अलावा उनके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, राइट। उनसे जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज पर क्वेश्चन, जुड़ी हुई क्रोनोलॉजीज पर क्वेश्चन, पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड और अन्य इवेंट से जुड़ी हुई क्रोनोलॉजी भी। उसके अलावा देखिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है साइट्स पर, क्योंकि इस समय की इकोनॉमी और पोर्ट सिटीज पर जो है वो क्वेश्चन पूछता रहा है यूपीएससी। तो इकोनॉमिक पोर्ट सिटीज पर जो है वो क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, राइट। तो ले दे के इन्हीं सारी कैटेगरीज में सारे सवाल जो है वो हम जोड़ी देंगे। और प्रोसेस ऑफ चेंज तो है ही, है ना, कि मौर्य से गुप्ता में क्या चेंज है, या पोस्ट मौर्य से गुप्ता में क्या चेंज है, गुप्ता से पोस्ट गुप्ता में क्या चेंज है, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, रिलीजन में, सोसाइटी में, कल्चर में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे फंडे आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे और आपको पता होगा कि जी हाँ सर, हम बहुत बेहतरीन चीज़ें आज एक्वायर करने जा रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन फैक्ट्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स एक्वायर करने जा रहे हैं। और अगर आप इस तरह फील नहीं करते हैं मेरे सेशंस के बारे में, दैट मीन्स मेरा ये मानना है कि आपने पिछले सेशंस अभी तक नहीं देखे होंगे। तो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियोस सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंट, राइट। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाएं, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए आपका, और फिर हम आगे फर्दर कैरी ऑन कर सकें। ठीक है, सो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेंड क्या रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस ऑफ चेंज हमने अभी तक देखा। अगर आप ऋग्वैदिक पीरियड से शुरू कर दें तो ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक, लेटर वैदिक से 16 महाजनपद, इस तरह नहीं है ना, इस तरह नहीं, ऋग्वैदिक से, एक सेकेंड होल्ड अप, यस, ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक, लेटर वैदिक से 16 महाजनपद, 16 महाजनपद से प्री मौर्य, प्री मौर्य से मौर्य। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा, थ्रू आउट क्या ट्रेंड रहा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पॉलिटिकल शक्ति है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां हैं, वो केंद्र की तरफ बढ़ती गई। और ऋग्वैदिक से नोमैडिक पीपल से, ठीक है, पेस्ट्रल नोमैडिक पीपल से, हमें एग्रीकल्चर सेटल्ड लाइफ से, ठीक है, सिटी डेवलपमेंट से, ट्रांजिशनल फेज टुवर्ड्स एम्पायर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और एम्पायर जो है वो किस तरह का है, हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर है। फिर मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में धीरे धीरे जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और गुप्ता पीरियड में हमें दो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नजर आती है, लेकिन बट विद फ्यूडल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, इट विल बी, सबसे पहले तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के लाइंस पर ही ये बना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मगध एम्पायर है और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के लाइंस, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था। ठीक है, सो चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित ही हमें किसी तरह का जो है वो डॉक्यूमेंट नजर आएगा गुप्ता पीरियड से भी। तुरंत कमेंट में मेंशन कीजिए, मैंने एक गुप्ता पीरियड का जो है वो एक लिटरेरी वर्क कुछ एक पिछले सेशन में बताया था, जो कि चाणक्य के अर्थशास्त्र पर बेस्ड था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर था वो व्यक्ति जिसने वो लिटरेरी वर्क लिखा था। ठीक है, ऑलराइट, सो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या हाइलाइट्स क्या होंगी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ही, लेकिन फ्यूडल नेचर भी हमें देखने को मिलेगा, राइट। सो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या ढूंढना है, हमें टर्मिनोलॉजीज ढूंढनी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। और सेकंड, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कहाँ से वो सोर्सेज निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, और क्रोनोलॉजी अगर हमें किसी तरह की मिल जाए तो हम क्रोनोलॉजी भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें कोई पर्सनैलिटी मिल जाती है कि ये टर्म किसने लिखी, किसने नहीं लिखी, कंटेम्पररी, एक मैंने पिछले टॉपिक में बताया था हाँ, कि कंटेम्पररी वाले क्वेश्चंस को भी हम टाइप में जोड़ देते हैं ना, कि कौन किसका कंटेम्पररी है, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, राइट। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या देखेंगे, अभी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ है। तो वेरी फर्स्ट इनिशियल फेज ऑफ फ्यूडलिज्म देखने को मिलेगा, इनिशियल फेज ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि हमें गुप्ता और सतवाहन दोनों में, और गुप्ता सतवाहन और वक्टकों में भी जो है वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी
फ्यूडलिज्म या फ्यूडल एलिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आएंगे। और देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने उतार चढ़ाव आपको बताया था ना किस तरह होता है प्रोसेस ऑफ चेंज के एडमिनिस्ट्रेशन का। ऋग वैदिक से मौर्यन काल जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की सेंट्रलाइजेशन की पीक है, राइट। मौर्य से आप ये मान के चलिए कि डिसेंट्रलाइजेशन होता रहेगा और डेप्थ आएगी डिसेंट्रलाइजेशन की राजपूत काल में। राजपूत से फिर इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा मतलब सेंट्रलाइजेशन करेंगे। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है वो फिर से क्या कर देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर शेरशाह सूरी जो है वो सेंट्रलाइजेशन करना शुरू करेंगे और उसको पीक पर ले जाएंगे कौन, अकबर। और फिर अकबर के बाद शाहजहां जो है फिर से जागीरदारी क्राइसिस जगा देंगे। औरंगजेब फिर से जो है वो मतलब फ्यूडल सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और फिर से जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाएगा। फिर अंग्रेज करेंगे सेंट्रलाइजेशन। फिर ब्रिटिश जो है वो अपने तरीके से सेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का खेल हमें समझना है। और जो कि हमारे ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑफ चेंज, ये हमें ऑप्शनल में काम आने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल मेरे साथ पढ़ेंगे, जब मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज शुरू करूंगा, तो हमारे लिए प्रोसेस ऑफ चेंज बहुत एविडेंट होगा। वहां देखिएगा, वहां में डिटेल में हम बहुत डिटेल में जाएंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस ऑफ चेंज में, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने क्या समझा है, राइट, मतलब प्री के लिए हमें किस तरह के क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, क्रोनोलॉजी, कंटेम्पररी कौन किसका है, उसके अलावा प्रोसेस ऑफ चेंज, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, इस तरह के सवाल हमें ध्यान में रखने हैं, राइट। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि असल गेम जो है वो क्या है, मेंस है। असल खेल क्या है, मेंस, प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, हम उसी तरह तैयार कर रहे हैं इसे, ठीक है। सो आई होप बैकग्राउंड आपको प्रिपेयर हो गया होगा कि किस सेंस में हमें पढ़ना है ना। मौर्य के बाद, मौर्यंस के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कई शक्तियां आती चली गई। तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, गुजरात मालवा तक वाला जो रीजन है, वो बहुत डिस्टर्बेड रहा। उनके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन रहे। सो गुजरात में वेस्ट तरफ चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कुषाण है, ठीक है। बाकी बीच में जो है वो ट्राइबल रिपब्लिक्स फैल गई हैं बहुत सारी, फिर से छोटे छोटे शासक हैं, ठीक है, डिसरप्शन है। उसको वापस जो है वो सेंट्रलाइज करने का काम बिहार उत्तर प्रदेश से कौन करते हैं, गुप्ता। ये हमने पिछले पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले टॉपिक में समझ लिए सारे फंडे, है ना। तो शुरू करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट देखिएगा, आई होप आपको बैकग्राउंड प्रिपेयर हो गया होगा, आई होप आपको फंडा जो है वो समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइट। थोड़ा सा वार्म अप आ गया होगा आप में। अब शुरू करते हैं, ठीक है। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज दैट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो किंग क्या है, हेड ऑफ द स्टेट। सो सेंटर में ऊपर कौन बैठा है, किंग, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी किंग के पास ही है। द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ द गुप्ता रूलर्स लाइज इन द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन टू किंगशिप विच वॉज बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल। देखिए गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन इतने लंबे समय तक क्यों टिका रहा, क्योंकि राजा के बाद राजपुत्र ही गद्दी संभालेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन जो है वो फिक्स कर दिए गए थे। दैट मीन्स एक्सेशन के वॉर जो है वो इतने बड़े लेवल पर नहीं हुए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की जड़ें हिल जाएं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि अफगानी एम्पायर हमें बड़े क्यों नहीं नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि अफगानी नोबिलिटी अपने आप को बराबर मानती है और शाह को अपने से ऊपर नहीं मानती, इसलिए सभी का क्लेम जो है वो शाहशिप पे हो जाता है। इसलिए हमें अफगान बड़े एम्पायर नहीं नजर आते हैं। बट वेयर एज तिमूरी हमें एम्पायर बड़ा नजर आता है। उसके अलावा तुर्की, सेल्जुकियों का, ऑटोमन्स का एम्पायर बड़ा नजर आता है, क्योंकि इनका मानना क्या है, इनका बिलीव है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप पर। तो ये तो बात रही मेडिवल की। सेम गोज फॉर एंशिएंट इंडिया ऑल्सो। मौर्य पीरियड में इतना कामयाब क्यों रहा, क्योंकि राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ठीक है। सेम पैटर्न को जो है वो फॉलो किया गुप्ता ने कि राजा के बाद रॉयल फैमिली का बंदा ही राजा बनेगा। लेकिन उसके अलावा हमने और भी देखे हैं ना कि किस तरह जो है वो गोपाल को अपॉइंट किया गया था, पाल शासक गोपाल को अपॉइंट किया गया, शिशुनाग को अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो अपॉइंट करने वाला ट्राइबल रिपब्लिक गण संघ वाला सिस्टम भी देखा हमने। लेकिन जितने भी गण संघ है ना, ये अपॉइंट करने वाले सिस्टम जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते, ठीक है। बड़ा एम्पायर जो है वो कहां देखने को मिलता है, जहां पर सेसेशन के वॉर्स नहीं होंगे, क्योंकि सेसेशन के वॉर की वजह से ही डिसेंट्रलाइजेशन होता है, कई सेंटर बट जाते हैं, ठीक है। अशोक के जाने के बाद उसका एम्पायर वेस्टर्न और ईस्टर्न हिस्से में इसी वजह से टूटा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मतलब एक्सेशन के वॉर हो गए। अब अशोक भी लड़ झगड़ के ही शक्ति में आया था, ठीक है। लेकिन गुप्ता में ऐसा नहीं था। गुप्ता में जो है वो हेयर अपेरेंट को घोषित कर दिया जाता था, जिस वजह से उनका एम्पायर टिका रहा। पहली चीज, गुप्ता और मौर्य में ये डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं।
थ्रू इंस्क्रिप्शंस। अब हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है इन सब चीज़ों का, वो है इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको बताया, पिलर इंस्क्रिप्शंस महलौरी, सॉरी नॉट महलौरी बट महरौली का, इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है। यहाँ से हमें जानकारी मिल रही है कि शासकों ने क्या क्या टाइटल्स अपनाए, राइट। For common that the Gupta kings adopted pompous titles like परम भट्टरका, महाराजा धीराज, परमेश्वरा, सम्राट, चक्रवर्तीन, which signify that that ruled over many lesser kings, right? So यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत सारे एरिया पर उन्होंने कंट्रोल किया है ना। मैंने आपको बताया ना, राजा, फिर महाराजा धीराज, फिर सम्राट, फिर चक्रवर्तीन सम्राट। तो इस तरह जो है वो हेरारकी बढ़ती जाती है। चक्रवर्ती सम्राट कौन है? जो पूरे जम्बू द्वीप को कंट्रोल कर ले, वो चक्रवर्ती सम्राट है। ठीक है, जम्बू द्वीप, एक स्टूडेंट पूछ रहा था जम्बू द्वीप क्या है, तो ऐसा द्वीप जिसका साइज बहुत बड़ा हो, या ऐसा द्वीप जहां पर जामुन के पेड़ लगते हैं। ठीक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड एंड स्कंदगुप्त पर्सनली लेड देयर आर्मीज। और हमें कहां से पता चल रहा है ये उनके इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है। वो बता रहे हैं कि हम खुद अपनी सेनाओं को लेकर गए। ठीक है, गुप्ता किंग अपॉइंटेड ऑल गवर्नर्स एंड इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स। नाउ यहां पर हमें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइज्ड होने का पता चलता है। दो फ्यूडल नेचर है बट शुरुआत हुई है वहां से, है ना। पीक हमें राजपूत काल में नजर आएगी, फ्यूडल नेचर की शुरुआत जो है वो गुप्ता पीरियड से हुई, बट स्टिल देयर वर सम सेंट्रल एलिमेंट्स एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीइंग अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दैट द प्रोविंशियल गवर्नर्स वर अपॉइंटेड बाय सेंटर, राइट। प्रोविंशियल गवर्नर की पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी ना होकर सेंटर द्वारा अपॉइंटेड थी। फ्यूडल सिस्टम में क्या है कि लैंडेड अरिस्टोक्रेट बन जाते हैं और पोस्ट हेरिडिटरी हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हेरिडिटरी हो जाती है। दैट इज अ फ्यूडल सिस्टम, मतलब दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूडल सिस्टम, राइट। लेकिन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो प्रोविंशियल गवर्नर है या अन्य ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो सेंटर द्वारा अपॉइंटेड होती है, राइट। सो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर को कौन अपॉइंट कर रहा है? गुप्ता किंग्स, यानी केंद्र, सेंटर अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गुप्ता रूलर्स हैड देयर काउंसिल्स। अब किंग है, किंग के नीचे क्या है? किंग की काउंसिल है। अब किंग की काउंसिल में क्या होंगे? कुछ मंत्री होंगे। ठीक है, कैसे कैसे मंत्री होंगे? वो डिफेंस का होगा, रेवेन्यू का होगा, ठीक है, इस तरह के होंगे। आगे देखते हैं, कालिदास रेफर दिस एज मंत्री परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी शुरू हो गई, ठीक है, और सोर्स ऑफ हिस्ट्री आ गया कालिदास। द प्रोमिनेंट मंत्रीज अमंग मंत्री परिषद ऑफ काउंसिल ऑफ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो देखिए, एक मंत्री है प्राइम मिनिस्टर, जिसको मंत्री मुख्य कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, मंत्री मुख्य कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द किंग बट अल्टीमेटली इट हैड टू ओबे द वर्डिक्ट ऑफ द किंग। सो ऑब्वियसली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किंग का है फाइनल फैसला, लेकिन काउंसिल जो है वो किंग की क्या करेगी? मदद, जिसमें से मंत्री मुख्य हमने एक मेंबर देख लिया काउंसिल का। ठीक है, आगे देखिएगा, द डिसीजंस टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर कन्वेड टू किंग थ्रू एन अमात्या। बहुत इंपॉर्टेंट, ये है किंग और ये है किंग की काउंसिल, जिसमें मंत्री मुखिया है, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरह की पोस्ट भी होंगी, है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू कालिदास देयर वर 3 मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर। तो मंत्री मुखिया के अलावा फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है और लॉ मिनिस्टर है। अब ये सब जो भी फैसला करेंगे, है ना, वो शासक तक कौन पहुंचाएगा? तो आमत्या। तो अमात्या क्या है? एक तरह से मंत्री और शासक के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस का काम कर रहा है। तो अमात्या की पोस्ट हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी नजर आ रही है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर अमात्या की पोस्ट जो है वो कुछ और काम कर रही है, राइट। एक कनेक्टर का काम कर रही है मंत्री परिषद और शासक के बीच में। आगे देखिए नेक्स्ट, और ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है इन सबका? कालिदास। इन मैनी केसेस देयर ऑफिसेज वर हेरिडिटरी। ये जो तीन मिनिस्टर्स हैं, इनके ऑफिस हेरिडिटरी हैं कुछ केसेस में देखने को मिलता है, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ रॉयल कोर्ट वर नोन एज महाप्रतिहारा। बहुत इंपॉर्टेंट, महाप्रतिहारा कौन है? बेसिकली जो पैलेस गार्ड्स हैं, मतलब नॉट जस्ट गार्ड्स, लेकिन पूरा पैलेस वैलेस का जो गार्ड करके रखता है, यानी शासक की जो पर्सनल मतलब जो सिक्योरिटी यूनिट है, जो शासक को प्रोटेक्ट करके रखती है, जो पैलेस को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको कहा जाता है महाप्रतिहारा। प्रतिहारा, गुजर प्रतिहारों में मैंने आपको बताया था, प्रतिहार शब्द का मतलब होता है जो डिफेंस करता है ना, जो प्रतिहार कर रहा है।
तो महाप्रतिहार कौन है? जो पैलेस की मेंटेनेंस करते हैं, जो पैलेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो शासक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो महाप्रतिहार है। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ टर्मिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अ हाई ऑफिशियल कॉल्ड संधि विग्रह, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन और आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इसी तरह की टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलेंगी। बस प्रॉब्ली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो संधि विग्रह के साथ और भी मतलब उसके जो है वो काम जुड़ेंगे, लेकिन फॉरेन अफेयर, ठीक है। संधि विग्रह, संधि वर्ड जुड़ रहा है ना, यानी जो संधि करवाता है, जो दो राष्ट्रों के, राज्यों के बीच में जो है वो रिलेशन को ठीक करने का काम करता है, दूत का काम करता है। सो दैट्स संधि विग्रह, राइट। द किंग मेंटेन्ड अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अ क्लास ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड कुमार अमात्या या आयुक्त। अब देखिए, सिंपल सी बात है, अमात्या क्या है? मैंने बोला अमात्या कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो सेंटर में कौन है? किंग। और किंग की प्रोविंसेस में कौन बैठेंगे? ऑब्वियसली प्रोविंसेस में कौन बैठेंगे? कुमार, है ना। किंग के जो लड़के होंगे, जो राजपुत्र होंगे, वो बैठेंगे प्रोविंसेस में। देखिए यहां से राजपुत्र वर्ड डेवलप हुआ है, जो बाद में आके चल के राजपूत बन जाएगा। तो प्रोविंसेस में कौन बैठेंगे? राजपुत्र। अब किंग को इन राजपुत्रों की गतिविधियां कौन बताएगा? क्योंकि राजपुत्र कभी भी कंस्पायर कर सकते हैं किंग को हटाने में। तो किंग और अन्य जितनी भी चीजें हैं, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव सारी, किंग को राजपुत्र की सारी खबरें कौन देता है? कुमार अमात्या। काउंसिल को राजा की खबर कौन काउंसिल की सारी खबर राजा को कौन देता है? अमात्या। और दूसरा उसके अलावा कमिश्नर यानी कि आयुक्त। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट कौन कर रहा है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट कौन कर रहा है गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में? कुमार अमात्या या आयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। द इंस्क्रिप्शंस मेंशंस अबाउट मिलिट्री ऑफिसर। कौन से इंस्क्रिप्शन? जो भी पिलर हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन है, वो सब मिलिट्री ऑफिसर बताते हैं। सेनापति तो नाम सजेस्ट ही कर रहे हैं, सेना का पति, है ना। महासेनापति जिससे थोड़ी ऊपर की रैंक। बल अधिकृत या बल अधिकृता, फोर्स का जो प्रयोग कर सकते हैं, इसके पास हथियार वगैरह होंगे, ठीक है, आर्मरी के हेड वगैरह। उसके अलावा महाबल अधिकृत, उससे थोड़ी ऊपर की पोस्ट। दंड नायक, पुलिस। उसके अलावा संधि विग्रहका के पास भी जो है वो सफिशिएंट फोर्स रही। उसके अलावा महासंधि विग्रहका के पास भी सफिशिएंट फोर्स रही। गोप्ता। तो ये सब क्या है? मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए टर्म है। तो अगेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में, जिसमें संधि विग्रहता जो है वो फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर भी है, लेकिन उसके पास भी कंसिडरेबल फोर्स रहती होगी, ठीक है। द गुप्ता आर्मी हैड 4 विंग्स। क्या क्या है? इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट एंड नेवी। गुप्ता नेवी स्ट्रांग थी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में उनको ट्रेड करना होता था, और गंगा के रास्ते जो है वो उनको ट्रेड करना होता था। तो नेवी दे हैड एफिशिएंट, नॉट दैट एफिशिएंट बट दे हैड नेवी, राइट। उसके अलावा हाथियों के कॉप्स पर ही मगध की शक्तियां जो है वो जीतती आई हैं। कैवलरी जो है वो गुजरात उनके कंट्रोल में था, तो घोड़े उनके पास आते थे। और इन्फेंट्री तो उनके पास लाखों में थी, यानी कि पैदल सैनिक। द मेन वेपन्स क्या है? एरोज, स्वर्ड्स, एक्सेस, स्पीयर्स, आर्टिलरी, मस्केट्स। इनका कोई लेना देना नहीं था, है ना। तो ट्रेडिशनल वेपन्स यूज करते थे वो। इन पर सवाल नहीं बनते, ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन बनता है एडमिनिस्ट्रेशन में। गुप्ता इंस्क्रिप्शंस रेफर्स टू सच जुडिशियल ऑफिसर। अब जुडिशियल ऑफिसर कौन से हैं? देखिए, महादंड नायक क्या है? एक जुडिशियल ऑफिसर है। तो आप इसको चीफ जस्टिस भी कह सकते हैं, सीजेआई, है ना, नॉट आई, लेकिन चीफ जस्टिस, महादंड नायक। उसके अलावा महाशप्तलिका, अगेन अ जज टाइप की अथॉरिटी, ठीक है, महाक्षपतलिक, जस्टिस टाइप की अथॉरिटी। तो अगेन टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रॉब्ली महादंड नायिका कंबाइंड द ड्यूटी ऑफ जज एंड अ जनरल। तो महादंड नायिका जो है वो जज भी था, और उसके पास कंसिडरेबल आर्म मतलब फोर्स भी थी, ठीक है, आर्मी भी थी। तो सिविल और यानी कि फौजदारी और दीवानी दोनों है इसके पास, ठीक है। टैक्स कलेक्शन नहीं है ना, दीवानी कहना सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी एज वेल एज पुलिस जो है वो पावर दोनों है, दोनों जुरिडिक्शन है इसके पास, ये कह सकते हैं, है ना। महादंड नायिका वॉज प्रोबेबली द ग्रेट कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब एक और वर्ड जो है वो, मतलब महादंड नायिका के लिए एक और एक्सप्लेनेशन हमें इंस्क्रिप्शंस में मिलती है, दैट इज ग्रेट कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी कि वो लोग जो है वो
रिकॉर्ड रखा करते थे अपने पास। अब वो रिकॉर्ड जो है वो सेना से रिलेटेड भी हो सकता है, रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, कानून का मतलब या जो सिविल अफेयर्स है उनका रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो ग्रेट कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स कहा गया महादंड नायका को। ये भी इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी। फोर काइंड ऑफ ऑर्डील्स सीम टू हैव बीन एम्प्लॉयड टू असर्टेन गिल्ट और इनोसेंस ऑफ अ पर्सन। चार तरह की जो है वो परीक्षाएं देनी पड़ती थी, जिसमें से अग्नि परीक्षा आपने सुनी होंगी, ठीक है। कौन कौन सी? वाटर, बाय फायर, बाय वेइंग एंड बाय पॉइजन, ठीक है। तो ये चार तरह की, आपको केवल इतना ही समझना है। जब मैं ऑप्शनल के लिए कराऊंगा ना, तो वहां पर डिटेल में सुनाऊंगा इनकी कहानियां क्या है इसकी, ठीक है। अभी प्री में हम उन कहानियों पर समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो वाटर से डुबा कर चेक किया जाता था, ठीक है। ऐसे बर्तन में पानी रख के उस पर कुछ मतलब दाने वाने डालकर जो है वो देखा जाता था झूठ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। हो सकता है आज भी आपके कल्चर में ये सब चीज़ें एक्टिव हों, ठीक है, हमारे कल्चर में तो है। उसके अलावा वेइंग और बाय पॉइजन, मतलब जहर पिला के देखा जाता था, मर गया तो गिल्टी था, नहीं मरा तो मतलब पवित्र था, सोल पवित्र थी, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो ऑर्डील्स थे, परीक्षाएं से गुजरना पड़ता था, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, द हेड ऑफ द प्रोविंसेस। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए हम। प्रोविंसेस का हेड क्या कहलाता है? देसा और भुक्ति, एंड वॉज ऑल्सो नोन बाय वेरियस नेम्स, बाय उपारिका, भोगिका, भोगपति। तो प्रोविंशियल लेवल के हेड्स के लिए ये सब नाम जो है वो यूज किए जाते थे। तो आपसे अगर कभी सवाल में आ गए उपारिका, भोगिका, भोगपति क्या है, तो ये गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, क्योंकि जब हम राष्ट्रकूट, पाल और मतलब क्या बोलते हैं उनको, गुर्जर प्रतिहारों में चले जाएंगे तो इनका मतलब अलग अलग हो जाता है ना। अलग अलग लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल के हेड्स के लिए हैं। उसके अलावा जो मेन प्रोविंशियल लेवल के हेड है वो मोस्टली कुमार हुआ करते थे, है ना, राजकुमार। इन सर्टेन केसेस द सन ऑफ किंग और राजपुत्र वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर, है ना। द मिनिस्टर इन अटेंडेंस ऑफ द रॉयल गवर्नर वॉज कॉल्ड कुमार अमत्या। राजपुत्र के साथ जो मिनिस्टर हुआ करता था कुमार अमत्या, जो कि सेंटर को सारी खबर देता था। तो आप मान के चलिए इस समय चीफ मिनिस्टर के साथ जो गवर्नर होते हैं ना, सेंटर को सारी खबर देते हैं क्या चल रहा है राज्य में, तो कुमार अमत्या वही काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, द प्रोविंसेस डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। प्रोविंसेस हैं, ठीक है, सेंटर है ऊपर, प्रोविंस है, प्रोविंस के नीचे डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट किस में, बट डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जा रहा है? वैश्य, राइट। और प्रोविंस को क्या जा रहा है? देसा, ठीक है। या उसके अलावा और वर्ड क्या है? भुक्ति, है ना, देश और भुक्ति कहा जा रहा है। और प्रोविंस को क्या, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जा रहा है? वैश्यस। और वैश्यपति ऑब्वियसली जो है वो हेड करेगा वैश्य को, हम जानते ही हैं इसको, है ना। वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रॉयल ऑफिशियल, रॉयल ऑफिशियल यानी कि अपॉइंटेड बाय सेंटर, नोन एज वैश्यपति, और मे बी ऑफ रॉयल लिनिएज। नेक्स्ट, नगर क्षेत्रीय श्रेष्ठीस, नॉट क्षेत्रीय लेकिन नगर श्रेष्ठीस। अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट सिटीज भी होंगी। सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? नगर श्रेष्ठीज वर ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंट्रोल में है? ग्रामीणों के कंट्रोल में, है ना। डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है? विलेज है, और विलेज किसके कंट्रोल में? ग्रामीणों के कंट्रोल में, ग्रामिकास। ही वॉज असिस्टेड बाय ग्रुप ऑफ विलेज एल्डर्स सच एज कुटुंबिका और महामत्रास, ठीक है। सो जो ग्रामिका है उसके साथ कौन है? कुटुंबिका और महामंत्रा। और ये महामंत्रास जो है वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से कैरी हो रहे हैं, ठीक है। द रॉयल सर्वेंट इन द विलेज वॉज द ग्राम वृद्ध, ठीक है। ग्राम वृद्ध क्या है? विलेज को सेंटर से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, मतलब बहुत अब्रप्टली, लेकिन बीच में और भी लेयर्स हैं, उनके साथ ही कर देगा। लेकिन आप पॉइंट समझ गए ना, ठीक है, कि विलेज की जानकारी सेंटर तक कैसे पहुंच रही है? ग्राम वृद्धि के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फाहयान आए थे, ठीक है, गुप्ता पीरियड में। सो फाहयान ने गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा है? कैरेक्टराइज गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन एज माइल्ड एंड बेनेवोलेंट। तो फाहयान ने थोड़ी सी तारीफ कर दी कि माइल्ड है, ज्यादा हार्श नहीं है, म्यूटिलेशन वगैरह नहीं करते सजाओं में ये। देर वॉज नो स्टेट इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल्स लाइफ। इंडिविजुअल जो है वो कर सकते हैं, यानी स्टेट नहीं कहेगा कि आप यही धर्म अपनाओ, आप यही जो है वो, स्टेट नहीं कहेगा, लेकिन वर्ण व्यवस्था जरूर कहेगी, है ना। राज्य नहीं कहेगा लेकिन सोसाइटी जरूर कहेगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है वो काफी डेवलप हो गया था, वर्ण सिस्टम यहाँ पर, राइट। अकॉर्डिंग टू हिम द पनिशमेंट्स वर सिवियर इन हिज एम्पायर। लेकिन वो म्यूटिलेशन वाली पनिशमेंट नहीं थी, लेकिन हाँ मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी, हाथी से कुचलवाया जाता था, ठीक है। लेकिन वो जो तुर्कियों की सजाएं हैं, वो खाल उतार लेना, हाथ पैर कटवा देना, नाक कटवा देना,
उतनी ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट्स नहीं थी, ठीक है। इम्पोजिंग अ फाइन मतलब फाइन लगा दिया जाता था, वॉज अ कॉमन पनिशमेंट। ऑल्सो देर वॉज नो स्पाई सिस्टम, ठीक है। तो हमें कोई एस्पेनाज का सिस्टम नहीं नजर आ रहा है, बरीद हमें नहीं नजर आ रहे हैं, जो कि हमें नजर आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, राइट। He mentioned that people were generally prosperous and crimes were negligible. क्राइम्स को नेग्लिजिबल कहा है, लेकिन वो शहरों में घूमते होंगे ना, जो इंपॉर्टेंट रूट रहते होंगे वहां पर तो लुटेरे घूमते रहते होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की एक लिस्ट बना लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने देख लिया महासंधि विग्रहिका, पोस्ट वॉर कंसिलिएशन, यानी आप मान के चलिए कि फॉरेन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है ये, है ना, कि युद्ध के बाद जो है वो संधि बंदी कराने का काम किसका होता है, महासंधि विग्रहिका का। नेक्स्ट आ गया महाबल अधिकृता, कमांडर इन चीफ। आर्मी का हेड कौन है, महाबल अधिकृता, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट महादंड नायक जो है वो क्या है, चीफ जस्टिस। तो ये नाम से पता चल जा रहा है ना, हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें नाम से पता चल जा रहा है किसका क्या काम है। महाप्रतिहार क्या है, मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस ऑफ रॉयल पैलेस। दंड पाशिका जो है वो क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट, एसपी साहब है दंड पाशिका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके अलावा भंडाग्रह धिक्रेता होगा यहाँ पर, धिक्रेता, वो क्या है, हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी। तो जो भंडार जो होता है उसका हेड है, राइट, तो रॉयल ट्रेजरी का हेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। उसके अलावा महापक्ष पतालिक, हेड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। महापक्ष पटालिक जो है वो क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड। नेक्स्ट है विनय विनय स्थिति संस्थापक विनय स्थिति संस्थापक क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है विनय स्थिति संस्थापक, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड। नेक्स्ट देखेंगे महाश्वपति, कंट्रोलर ऑफ, महाअश्वपति पढ़ रहा हूं मैं इसे, महाअश्वपति। सो अश्व वर्ड आ गया, तो आप जानते हैं कैवलरी की बात चल रही है। कैवलरी क्या होती है आपकी, जो घोड़ सेना होती है ना, घोड़े वाली जो सेना होती है। उसके अलावा विनयपुरा, विनयपुरा कौन होता है, वो आवाज नहीं लगाते हैं कि ये आ रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में पधार रहे हैं, ये जो अनाउंस करता है जो, उसको कहा जाता है विनयपुरा, ठीक है। सो ऑफिशियल टू प्रेजेंट डिफरेंट गेस्ट एट किंग्स कोर्ट, राइट, जो अनाउंस करता है तो विनयपुरा कहा जाता है। उसके अलावा युक्त पुरुष क्या है, ऑफिस टू कीप अकाउंट ऑफ वॉर बूटी, युद्ध में जो लूट लाई गई उसका हिसाब कौन रखता है, युक्त पुरुष। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एडमिनिस्ट्रेशन की, इन्हीं में से सवाल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट खाद्यत पकीका, इंस्पेक्टर ऑफ रॉयल किचन, रॉयल किचन का ध्यान कौन रखता है, तो खाद्य वर्ड जुड़ गया यहाँ पर, राइट, कि कोई राजा वाजा को जहर वहर ना खिला दे, बच्चों को जहर ना खिला दे, ये सब काम। उसके अलावा सर्वाध्यक्षा, नाम से पता चल रहा है सबका अध्यक्ष, इंस्पेक्टर ऑफ ऑल सेंट्रल डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स को जो इंस्पेक्ट करके रखता है, ठीक है, इनमें कमियां और वो सारी चीजें समझ रहे हैं। तो एक ऐसा ऑफिसर जो सबका ध्यान रखता है, ठीक, दैट इज सर्वाध्यक्ष। अब ये है गुप्ता एम्पायर का मैप। मैंने आपको बताया था ना गुप्ता एम्पायर की शुरुआत कहाँ से हुई, इस रीजन से, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त ने क्या किया, समुद्रगुप्त ने साउथ तक जो है वो जीता, ठीक है, नॉर्थ वाले रीजन को कैप्चर किया इतना, और ईस्ट वाले रीजन को कैप्चर किया। और फिर चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, बचा हुआ गुजरात वाला रीजन और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला रीजन कैप्चर किया, ठीक है। और ये क्या बने बाद में, ये क्या बन गए, इतना रीजन, ये बैक्टीरिया वाला जो रीजन है ये भी ट्रिब्यूटरी, और इधर ईस्ट वाला रीजन जो है वो ये भी क्या बने, ट्रिब्यूटरीज। तो ये हम जानते हैं ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने समझ ली है। तो ये एक और मैप है वैसे तो, इसके अलावा मैंने आपको मैप्स प्रोवाइड कर दिए हैं। कहाँ जाएंगे आप, मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री, वहां से आपको पता चल जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि चंद्रगुप्त सेकंड ने बैक्टीरिया छेड़ दिया, बैक्टीरिया में बढ़िया कुषाण जो है बफर बनाकर बैठे हुए थे, अब उसने बैक्टीरिया छेड़ दिया वहां पर, और चंद्रगुप्त सेकंड के जाने के बाद बैक्टीरिया को कंसोलिडेटेड नहीं रख सके कुमारगुप्त, तो हुणों ने जो है वो आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो ये डिक्लाइन का कारण है, मैंने आपको समझाया ही। ऑप्शनल हिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन समझ आ गया हमें, सेंट्रल प्रोविंशियल और सारे ऑफिस का नाम, और फाहियान ने क्या क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहाँ से निकल कर आ रहा है हमें,
एक जो मैंने पहले आपको बताया था कि गुप्ता कोर्ट में, चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट में एक लिटरेरी स्कॉलर थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किताब लिखी थी। एक तो वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री और दूसरे कालिदास है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब देखते हैं सोशल लाइफ, सोसाइटी कैसी थी। तो फाहियान ने सोसाइटी के बारे में लिखा है, फाहियान एंड स्मृतिज आर द चीफ सोर्सेस ऑफ नॉलेज अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द गुप्तास। तो फाहियान और स्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, ये हमें बताती हैं सोशल लाइफ के बारे में। तो याज्ञवल्क्य, मनु और नारद स्मृति जो है वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, उसके अलावा फाहियान के अकाउंट्स सोसाइटी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीसफुल एंड बैलेंस सोशल लाइफ वाज द चीफ फीचर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड सोसाइटी जो है वो पीसफुल थी, लेकिन ऐसा किसने कहा है? खास तौर पे फाहियान के डॉक्यूमेंट्स में। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोफेशंस वर डिटरमाइंड बाय कास्ट, दो नॉट वेरी रिजिडली। तो कास्ट के हिसाब से प्रोफेशन बन गए थे, यानी जाति व्यवस्था, कास्ट वाले सिस्टम, वर्ण के बाद जातियों के हिसाब से जो है वो, मतलब शूद्र वर्ण में भी, वैश्य वर्ण में भी, क्षत्रिय में भी, ब्राह्मणों में भी अलग अलग जातियां हैं ना, और वो अलग अलग जातियां जो है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन इट वाज नॉट दैट स्टिफ बट येट इट वाज, राइट। कुछ एक एक्सेप्शंस थे, आप मान सकते हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, शूद्रों में कुछ एक्सेप्शन थे। जैसे शूद्रों का वैसे तो काम है केवल सर्विस करना, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ण व्यवस्था की वो बाकी 3 वर्णों की सर्विस करते हैं, लेकिन हमें शूद्र जो है वो वैश्यों की तरह एग्रीकल्चर करते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, देयर वर मैनी सब कास्ट, कास्ट के अंदर सब कास्ट, यानी जो प्रेजेंट डे सोसाइटल सोशल सिस्टम है ना, कि वर्ण है और उनमें कास्ट है और कास्ट में भी सब कास्ट हैं, ये हमें कहाँ से डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है? गुप्ता पीरियड से। बहुत इंपॉर्टेंट, अमंग द वैश्याज एंड शूद्रास एंड देन अमंग हायर कास्ट। ठीक है, तो देखिए पॉइंट यहां पर क्या है कि वैश्य और शूद्रों में ज्यादा सब कास्ट थी। ठीक है, जो कि आज भी ट्रू है। शूद्रस कुड बिकेम ट्रेडर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट लाइक वैश्यस। बहुत इंपॉर्टेंट, शूद्र जो है वो ट्रेड भी कर सकते थे और एग्रीकल्चर भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेड गिल्ड में जुड़ जाएंगे। तो शूद्रों में भी ना सब कास्ट है, कास्ट में भी सब कास्ट है। तो आज अब प्रेजेंट है ना, ये है वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या, कि वर्ण ही वर्ण को खाने में लगा हुआ है। मतलब इंट्रा वर्ण जो है वो व्यवस्था बहुत खतरनाक है। मतलब अगर आप प्रेजेंट डे शेड्यूल्ड कास्ट को देखेंगे, राइट, शूद्र व्यवस्था को, शूद्र व्यवस्था मोस्टली शेड्यूल्ड कास्ट में गए, तो ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑफेंस मत लीजिएगा, ये सोशल सच्चाई है, क्योंकि सोसाइटी वाला पार्ट जो मैं आपको कराऊंगा तो वहां पर डिटेल में हमें समझना है, और ये हमारी एक सोशल प्रॉब्लम है। इस सोशल प्रॉब्लम को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो जो शूद्र हैं उनमें भी वो आपस में एकता क्यों नहीं है उनमें? क्यों? क्योंकि शूद्रों में भी कास्ट, सब कास्ट ऐसी हैं जो एक दूसरे को अपने से ऊपर नीचे मानती हैं। ठीक है, तो जिस तरह वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण नीचे और ब्राह्मण ऊपर, उस तरह शूद्र वर्ण में भी, ठीक है, कुछ कास्ट ऊपर और कुछ कास्ट नीचे हैं। जैसे कि चंडाल हैं, वो अछूत हैं, है ना, शूद्रों में कुछ अछूत हैं, और कुछ शूद्रों को जो है वो अन्य वर्ण टॉलरेट कर लेते हैं, है ना, इतना टॉलरेट कर लेते हैं कि उनको एग्रीकल्चर और ट्रेड भी करने देते हैं। लेकिन कुछ शूद्रों में कास्ट और सब कास्ट ऐसी हैं जिनको शूद्र भी टच नहीं कर रहे। अनटचेबिलिटी जो है वो डेवलप होती हुई हमें कहाँ नजर आएगी? क्या बोलते हैं, गुप्ता पीरियड में। जैसे मूंसाहारी हैं, ठीक है, चूहों को खाने वाले, चंडाल है, ये कुछ ऐसी जो है वो पुरानी ऐसी जातियां हैं और उनके स्पेसिफिक काम है, राइट। चंडाल क्या करते थे? जो मुर्दों को, मतलब मुर्दा घर में जो मुर्दों को जलाते हैं, वो चंडाल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटली जो ये काम कर रहे हैं क्रीमेशन का वो भी चंडाल है, लेकिन पहले की एक कास्ट हुआ करती। उसके अलावा अन्य बहुत सारी इस तरह की मतलब चंडाल जैसे और बहुत सारी कास्ट थी, जैसे मुशाहारी हो गए, इनको जो है वो रखा गया है बिल्कुल अछूतों में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी वर्ण व्यवस्था की। इससे होता यह है कि शूद्र आपस में ही उलझे हुए हैं, वो कभी जो है वो अपर ऑर्डर को चैलेंज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपस में लगे हुए हैं कि हम एटलीस्ट तुमसे तो ऊपर है ना। तो ये जो भावना सोसाइटी में डली हुई है ना, इस वजह से सोशल, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये बहुत बुरी तरह जकड़े हुए है सोसाइटी को। ठीक है, इगैलिटेरियन नहीं बन पा रही सोसाइटी। सोसाइटी को इगैलिटेरियन होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, और हुआ है और हो रहा है। और अगर आप लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं
अदरवाइज अगर आपका कोई पॉइंट है तो मुझे मेंशन करें कमेंट में, बताइए, करेंगे चर्चा, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैड स्लोली बिगन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अनटचेबिलिटी हमें कहां से शुरू होती हुई नजर आएगी? गुप्ता पीरियड से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाहयान मेंशंस दैट चंडाल्स वर सेग्रीगेटेड फ्रॉम सोसाइटी। और भी हैं चंडाल के अलावा, निषाद हैं, किरात हैं, नागों को कई जगहों पर अछूत माना गया है, ठीक है। उसके अलावा और भी कई ऐसे, मतलब जैसे मुंचाहारी मैंने आपको बताया, जो चूहे खाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि शौक से खाते हैं, वो इतनी गरीबी है कि उनको चूहे खाने पड़ रहे हैं, है ना, इतना बुरा हाल है। ना उनके पास जमीनें हैं, ना उनको खेतों में जाने दिया जा रहा, ना उनको जंगलों में जाने दिया जा रहा, तो वो मजबूर हो गए हैं कि उनको चूहे खाएं, चूहे चूहे खाने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन हिंदू सोसाइटी। तो फैमिली कैसी है? जॉइंट है। फैमिली में हेड कौन है? पुरुष होंगे ऑब्वियसली। द हेड ऑफ द फैमिली गवर्नड द फैमिली यूनिट। द मेल मेंबर्स डोमिनेटेड द फैमिली एंड सोसाइटी। दो आइडियली वुमन वाज रिगार्डेड एज, देखिए अब यहां पर ना भारत की सोसाइटी की हिपोक्रेसी, हम वैसे तो फीमेल फिगर्स को पूजते हैं, है ना, शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, विद्या सरस्वती की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, और वहीं पर हम अपनी महिलाओं को बेड़ियों में बांध के रखा हुआ है हमने सदियों से। आज भी ऐसा है, शहरों में बदली है बस हालत। मेजोरिटी ऑफ इंडिया तो अभी भी ग्रामीण है। जाइए एक बार शहरों से थोड़ा सा ना बाहर निकल कर देखिए क्या हाल है। वही हाल है जो 200 साल पहले था, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना, महिलाओं की स्थिति के लिए क्या है हमारे पास प्रोसेस ऑफ चेंज। ऋग्वैदिक काल से, आप ये मान के चलिए, ऋग्वैदिक काल से लेटर वैदिक से गिरता ही गया है महिलाओं की सिचुएशन का ग्राफ। और जो कि 1818 फिर राजा राम मोहन रॉय ने फिर महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद अब सुधर रहा है, ऐसा नहीं है कि सुधर नहीं रहा, सुधर रहा है धीरे धीरे। लेकिन वो जो ऋग्वैदिक काल से गिरा है ना, लेटर वैदिक काल से जो गिरा है, वो लगभग 19 सेंचुरी तक फिर खराब ही होती गई महिलाओं की हालत। चाहे जितना भी मर्जी आप शक्ति को पूजें, ठीक है, महिलाओं को जो है वो पर्दे में रखना, महिलाओं को सोशल कोई अपॉर्चुनिटी ना देना, ये सब गुप्ता सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। महिलाओं को वेदों की स्टडी करने की अनुमति थी, लेकिन रिसाइट नहीं कर सकते थे वो। स्टडी कर सकते थे, रिसाइट नहीं कर सकते थे। में कुछ जो है वो महिला साध्वी भी नजर आई हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। येट देयर पोजीशन हैड बिकम मिजरेबल ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, राइट। क्यों? क्योंकि सती प्रथा धीरे धीरे क्या काफी हद तक बढ़ गई थी आगे, राइट। वुमेन वर गिवन एजुकेशन बट कुड नॉट रिसाइट द वैदिक मंत्रास, ये पॉइंट आ गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, पर्दा हैड बिगन अमंग द हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में पर्दा करना। कई ऐसी सोसाइटीज है भारत में, उसमें महिलाओं को झुककर चलना पड़ता है, बुढ़ापे तक उनकी कमरें एकदम झुकी रह जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज गिवन अप। तो दैट मीन्स अब जो है वो महिलाएं स्वयंवर नहीं चूज कर सकती, राइट। गिवन अप एंड अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति इज अगेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, द प्रोसेस ऑफ अर्ली मैरिज फॉर गर्ल्स वॉज रैम्पेंट। तो मनुस्मृति क्या कह रहा है कि चाइल्ड मैरिज, और खासतौर पे लड़कियों की बहुत छोटी उम्र में, 6 साल में, 7 साल में शादी कर देना, पैदा होते ही, पैदा होने से पहले ही दे देते थे कि लड़की हुई तो तुम्हें दे दी, जाओ 12 साल की होगी तो गौना करवा लेना, ठीक है। तो ये मनुस्मृति में लिखा है। विडोज कुड रीमैरी, लेकिन समटाइम्स, ठीक है, लेकिन अदरवाइज विडो रीमैरिज जो है वो बुरा हाल था। नेक्स्ट देखिएगा, द सती सिस्टम वॉज रेयर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। सती सिस्टम था लेकिन रेयर था, रॉयल क्लास में प्रेवलेंट था। सती सिस्टम को तूल जो है वो राजपूत कल्चर के अंडर मिला है, राइट। द मैरिड वुमन हैड टू लिव विद मेनी वाइव्स ऑफ हर हस्बैंड। मेनी वाइव्स का जिक्र हमें यहां पर मिलता है, राइट। सो पोलीगैमी वॉज प्रेवलेंट। वुमेन वर डिनाइड राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट स्त्री धन। वुमेन की एकमात्र प्रॉपर्टी क्या थी? स्त्री धन। शादी में जो उनको मिलता है या जो एक्वायर करती हैं वो, उनके गहने, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, राइट, ज्वेलरी वगैरह, ये सब स्त्री धन, महिला की प्रॉपर्टी। अदरवाइज लैंड में कोई हक नहीं था उनका। Men were fond of wearing ornaments during this period. Men and women both wore ornaments. ये सोशल जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं सोसाइटी की, किसकी? गुप्ता पीरियड की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, सवाल बनते हैं इनमें से। बात करें गुप्त रिलीजन की, तो आप लोग जानते हैं
रिलीजन का कर्व क्या है, रिलीजन में सोर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज देखना है ना हमने। तो ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक, ये हमारा वैदिक लिटरेचर, वैदिक रिलीजन। 16 महाजनपद से प्री मौर्य से, मौर्य से पोस्ट मौर्य हमारा जो हमारी क्या बोलते हैं इनको, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं, यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका। और फिर उसके बाद गुप्ता से, पोस्ट गुप्ता से, अर्ली मेडिवल से मेडिवल तक जो है वो हमारा क्या है, हिंदुइज्म डेवलप होता है, ब्राह्मणिज्म डेवलप हो रहा है। ब्राह्मणिज्म रिवाइव कर गया है ना, ब्राह्मणिज्म ने रिवाइव किया। जो वैदिक ब्राह्मणिज्म इन 400 सालों में, इन 600 सालों में डूब गया था, ऑलमोस्ट डूब गया था, उसका रिवाइवल हमें गुप्ता पीरियड में नजर आ रहा है, या पोस्ट गुप्ता से, पोस्ट मौर्य से ही रिवाइवल हमें धीरे धीरे मगध वाले रीजन में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गुप्तों ने फिर बहुत बड़े लेवल पर ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनाइज किया, जिसको फाहियान ने एविडेंट भी किया है जब उसने कहा है कि गंगेटिक वैली जो है वो क्या है, ब्राह्मणिज्म है वहां पर। तो मैंने आपको बताया ना कि ब्राह्मणों ने अपने रिलीजन को, अपना जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसका पूरा वापस जो है वो रिफाइन किया, उन्होंने बनाया जैसा सोसाइटी को चाहिए था। यानी कि पहले जो यज्ञ हुआ करते थे उसमें जो स्लॉटरिंग हुआ करती थी वो सब बंद करवा दी, है ना। आज जैसे हम प्रेजेंट डे कहते हैं कि काऊ और बफलो को मारना, काऊ और जो बुल्स हैं इनको मारना बिल्कुल बैन है, तो काऊ को मारना तो पहले भी बैन था, लेकिन बुल्स के सेक्रीफाइस पहले हुआ करते थे वैदिक कल्चर में, ऋग्वैदिक में भी और लेटर वैदिक में भी। इसी वजह से तो बुल्स की संख्या और घोड़ों की, नॉट बुल्स ओनली, लेकिन घोड़ों के भी यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर मतलब सेक्रीफाइस दिए गए हैं, अन्य जानवरों के भी। लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा आर्मी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। तो इससे इकोनॉमी जो है वो क्या हो रही थी, डूब रही थी। इसीलिए ही तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट की तरफ क्षत्रिय वर्ण घूमा और वैश्य वर्ण घूमा, क्योंकि वैश्य वर्ण स्ट्रांग हो रहा था और वैदिक ब्राह्मणिज्म उनको सपोर्ट नहीं करता था। इसलिए बोथ ऑफ दीज वर्ण, और खासतौर पर शूद्र, शूद्रों को जो है वो एक्सेप्ट किया किसने, हेटेरोडॉक्स सेक्ट ने। तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए कई सारे कारण हैं कि उन्होंने हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स को अपनाया, यानी बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका और अन्य बहुत सारे, 64 हैं, ठीक है। तो फिर वैदिक ब्राह्मणिज्म ने क्या सोचा कि हम अपने धर्म को रिफाइन करते हैं, फिर से हम अपने धर्म को रिवाइव करते हैं, अपने कल्चर को रिवाइव करते हैं। तो हमें लेटर मौर्य पीरियड से या पोस्ट मौर्य पीरियड से रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर धीरे धीरे होता हुआ नजर आता है। और गुप्ता पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि जो पैन इंडिया, यानी कि गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है कि फिर से जो बड़ी शक्ति है वो रिलीजन में क्या बनता है, ब्राह्मणिज्म। तो जो प्रेजेंट डे हम ब्राह्मणिज्म समझते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर संस्कृत लिटरेचर का रिवाइव हुआ, ठीक है। और ब्राह्मणिज्म का रिवाइव कैसे हुआ, कि उन्होंने लिटरेचर फिर से लिख दिया सारा, है ना। बहुत सारे हमें पुराण यहाँ पर लिखे हुए नजर आते हैं गुप्त पीरियड में। उन्होंने रामायण और महाभारत गुप्त पीरियड में लिखी है। तो यहां से उन्होंने सोसाइटी पर ये इन्फ्लिक्ट कर दिया है कि नहीं, ब्राह्मणिज्म तो हमेशा से यही था, यही तो हमारी वैल्यूज है, हमने कब मारा बुल को। आज की सोसाइटी में ऐसा है ना कि हम तो गौ हत्या करते ही नहीं, है ना। हमारा तो मतलब गौ हत्या तो सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि आज है। ऋग्वैदिक काल में भी गौ हत्या जुर्म था, है ना, क्योंकि उनका गौ धन था। लेकिन ये बात वेदों के श्लोकों में, वर्सेस में एविडेंट है कि बुल्स को मारा जाता था, सेक्रीफाइस किया जाता, और नॉट जस्ट कम मात्रा में, हजारों की संख्या में मारा जाता था। तो ये सब जो समस्याएं थी, नॉट जस्ट ये बुल वाली, लेकिन जो अन्य करप्शंस थे, रिचुअल्स के नाम पर जो डुबा के रखते थे क्षत्रिय वर्ण को, इन सबको रिवाइव किया उन्होंने, ठीक किया कि नहीं ये सब चीजें ठीक नहीं, अच्छी वैल्यूज को डाला, ठीक है। एस्ट्रॉन, ग्रीक से सीखा एस्ट्रोलॉजी को, सो एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड किया। ऐसा नहीं है कि ग्रीक से ही पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखी, थोड़ा पर्शियन से लिया, थोड़ा ग्रीक से लिया, थोड़ा अपना था, ठीक है। तो थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया, है ना। और मतलब योग वगैरह ये सारी चीजें जो है वो डेवलप करी, तो काफी एक पॉजिटिव माहौल ब्राह्मणिज्म ने क्रिएट किया। इसीलिए गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए, गोल्डन एज कहने वाले जो कह के गए हैं गोल्डन एज, वो बहुत स्टॉन्च हिंदू थे, राइट। तो वो चाहते थे कि समाज में हिंदुइज्म को जो है वो एक बहुत बेहतरीन मतलब सपोर्ट ग्रुप मिले, जो कि आज है, लोग अंधविश्वास करते हैं। अब जैसे मैंने ये बुल स्लॉटरिंग वाली बात कह रहा हूं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नहीं है, मतलब समझ रहे, जुड़ा नहीं है अगर पढ़ाई लिखाई से ज्यादा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ऑफेंसिव बात होगी
लेकिन मैं कह रहा हूं ना, ऋग्वेद पढ़िए, आप खुद पढ़ के देखिए, उसमें वर्सेस हैं, ठीक है, जो कि जिक्र करते हैं इन सब चीजों का, नॉट जस्ट ऋग्वेद लेकिन अन्य वेदों में भी, ठीक है। और खुद जो है वो बड़े बड़े विद्वानों ने ये बात स्टेजेस पर कही है, क्या बोलते हैं इनको, विवेकानंद साहब ने ये बात कही है, ओपनली कही है कि ऋग्वैदिक लोग काउ स्लॉटरिंग करते थे, मतलब बुल स्लॉटरिंग करते थे, ठीक है। तो मेरा अकेला कहना नहीं है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ मतलब तथ्य है मेरे पास, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हमें समझ आता है ना कि ब्राह्मणिकल कल्चर को रिवाइव क्यों किया गया, और बुद्धिज्म जैनिज्म को जो है वो पॉल्यूट कर दिया गया, और बुद्धिज्म जैनिज्म का बहुत बेहतरीन डिक्लाइन हुआ है ना। बेहतरीन डिक्लाइन इस सेंस में कि बुद्धिज्म तो भारत से, पॉलिटिकल कंट्रोल बुद्धिज्म का भारत से हट गया, लेकिन आज तक भी इकोनॉमिक कंट्रोल जैनिज्म का है। कैसे? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा के जो बड़े ट्रेडर गिल्ड्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो आज भी, नॉट जस्ट दिस, साउथ इंडिया में भी अगर आप जाएंगे, कर्नाटक, तमिल, तेलुगु वाले रीजन में भी आप जाएंगे, तो वहां पर भी आपको बड़ी संख्या में जो ट्रेडर्स हैं वो जैन नजर आएंगे, ठीक है। तो ये तो पैटर्न मैंने आपको बताया ही है कि किंग्स ने पैटर्नाइज किया ज्यादा बुद्धिज्म को, जैनिज्म को भी किया, लेकिन वैश्य वर्ण ने, क्षत्रिय ने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया, और वैश्य वर्ण ने ज्यादा जैनिज्म को पैटर्नाइज किया। बुद्धिज्म को भी किया लेकिन ज्यादा जैनिज्म को किया। इसीलिए जब पॉलिटिकल शक्ति खत्म हो गई, तो ट्रेड की तो ब्राह्मणों को भी जरूरत है ना, जो जो ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी तो ट्रेड गिल्ड्स की जरूरत है, तो उन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज्ड रखा। इसीलिए हमें गुप्ता और लेटर गुप्ता पीरियड में हमें जैन आर्किटेक्चर भी डेवलप होता हुआ नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध आर्किटेक्चर नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेड गिल्ड्स बुद्ध के भी हैं, क्योंकि जिनके साथ ट्रेड करना है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, साउथ इंडिया के जो राज्य हैं, जिनके साथ ट्रेड करना है, ये बुद्धिस्ट राज्य हैं, तो बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज रखना जरूरी है। लेकिन अपना समाज क्या हो गया गुप्ता पीरियड से, अपना समाज जो है गुप्ता पीरियड से ब्राह्मणिकल हो गया, ठीक है। समझ आया आपको पूरा कॉन्सेप्ट? नहीं तो ऑप्शनल के लेवल में जब मैं जाऊंगा तो वहां पर, या GS1 में भी ये पॉइंट तो आएगा ही, उधर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, मत डरिए। एक्सक्यूज मी। तो देखिए, रिलीजन की बात करते हैं। पहला पॉइंट है, इन द स्फीयर ऑफ रिलीजन ब्राह्मणिज्म रेन्ड सुप्रीम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। समझ गए हम? सेकंड पॉइंट है, टू ब्रांचेस, ब्राह्मणिज्म के अंदर दो ब्रांचेस थी, शैविज्म और वैष्णविज्म। अब यही वो काल है, गुप्ता पीरियड और पोस्ट मौर्य, जिसमें जितने भी इंडिया में ऐसे सेक्ट्स चल रहे थे, जो कि जितने भी सेक्ट चल रहे थे बेसिकली, उन सबको जो है वो हिंदुइज्म में जोड़ने का काम किया, है ना। वैष्णविज्म और शैविज्म दो अलग अलग सेक्ट्स हैं, अगर आप ध्यान से उनको फॉलो करें तो, उनकी रूट्स में जाएं तो दो बिल्कुल अलग अलग सेक्ट्स हैं, वैष्णविज्म, शैविज्म, लेकिन किसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट देकर इनको जोड़ दिया गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बुद्ध को, जैसे बुद्ध को भी जो है वो विष्णु के साथ जोड़ा गया, जितने भी छोटे बड़े जो देवता थे उन सबको जो है वो हिंदुइज्म में जोड़ा गया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गुप्ता किंग्स वर वैष्णवाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, गुप्ता किंग ने क्या पैटर्नाइज किया? वैष्णविज्म। द प्रोग्रेस ऑफ ब्राह्मणिज्म लेड टू द नेग्लेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया, लेकिन शासकों ने पैट्रोनाइज नहीं किया, उन्हें पैट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म को किया, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ भी उनका थोड़ा ध्यान रहता था, राइट, क्योंकि उनके आर्किटेक्चर में हमें बुद्धिस्ट स्तूप विहार वगैरह बनते हुए नजर आते हैं, राइट। पाहयान को जैसे उन्होंने आने दिया इंडिया में, पाहयान को पाटलिपुत्र कैपिटल में 3 साल रहने दिया। पाहयान रेफर्स टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन गैंगेटिक वैली। पाहयान बताता है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट देखिएगा, एक सेकेंड। However, a few Buddhist scholars like Vasubandhu were patronized by Gupta kings. बहुत few, like धर्म को, बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया नहीं किया, लेकिन कुछ बुद्धिस्ट जो है वो स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया, जिसमें से वासुबंधु एक स्कॉलर है। इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया जैनिज्म फ्लरिश। तो मैंने आपको बताया सदर्न इंडिया तो ऑब्वियसली जैनिज्म फ्लरिश्ड है, और वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनके जो ट्रेडर्स हैं वो आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में जैन ट्रेडर्स मिल जाते हैं हमें। द ग्रेट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट वल्लभी ड्यूरिंग द पीरियड एंड द जैन कैनन ऑफ श्वेतांबर वॉज रिटन।
तो गुप्त पीरियड में जैन काउंसिल वल्लभी में हो रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि गुप्ताज वर टॉलरेंट ऑफ जैनिज्म। हो भी क्यों ना, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया वर जैन ट्रेडर्स, तो जैन ट्रेड गिल्ड्स वर वेरी स्ट्रांग, राइट। द हिंदू एपिक्स लिखे गए इस टाइम में, कौन कौन से, रामायणा एंड महाभारता वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, कंप्लीट किए गए इस टाइम में, राइट। ये एपिक्स चल तो बहुत समय से रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड से चल रहे हैं ये, लेकिन उस समय श्रुतियों के फॉर्म में थे ना, बोल के आगे पहुंचाए जाते हैं ना, वर्बली जो है वो कम्युनिकेट किए जाते हैं। अब इनको डॉक्यूमेंट कर दिया गया, फाइनल फॉर्म दे दी गई, ठीक है। रिलीजियस लिटरेचर लाइक पुराण वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, पुराण लिखे गए हैं गुप्ता पीरियड में। नेक्स्ट हिंदू टेम्पल्स, हाँ नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि टेम्पल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनने शुरू हुए। पहले रॉक कट टेम्पल्स बना करते थे, या रॉक कट जो है वो हमें इस तरह की मतलब क्या बोल सकते हैं, रिलीजियस साइट्स डेवलप होती हुई नजर आती थी कि केव्स में, चट्टानों में बना दिए। अब प्रॉपर मंदिर जो है वो, ठीक है, बनने शुरू हुए हैं कहां पर, गुप्ता पीरियड से, राइट। Hindu temples and shrines were built throughout the lands ruled by Guptas. The Gupta kings paid special attention towards education. Education during the Gupta period was provided by Brahmanical, Agrahar and in Buddhist monasteries. बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्राह्मणिकल अग्रहार क्या है, जहां पर एजुकेशन मिलती है। किस तरह की एजुकेशन, वेदों की, पुराणों की एजुकेशन, साइंसेस, ज्योमेट्री और ज्योग्राफी लेकिन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें, और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में एजुकेशन मिलती है। डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ब्राह्मणिकल लर्निंग कहां कहां पर है, बनारस में जो कि आज भी है, नासिक में, कांची में। उसके अलावा सेवरल यूनिवर्सिटीज हैड स्प्रंग अप अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गुप्ता किंग्स। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा was the legendary Buddhist university which provided outstanding education regarding various branches of arts, philosophy, grammar, humanities and astrology. तो हमें एजुकेशन के बारे में पता चलता है बहुत कुछ, कि एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया गुप्तों ने, क्योंकि हमें नालंदा जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज, वाराणसी, नासिक, कांची जैसे बड़े एजुकेशन सेंटर्स जो हैं वो डेवलप होते हुए नजर आए, ठीक है। आगे देखिएगा, गुप्ता किंग प्रोवाइडेड लैंड ग्रांट्स। अब ये है लैंड ग्रांट का सिस्टम। इधर गुप्ता, साउथ में सतवाहनों के बाद वक्टके जो है वो लैंड ग्रांट बांटे जा रहे हैं ब्राह्मणों को। इससे हो क्या रहा है, इससे ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल कल्चर जो है वो जुड़ रहा है, मतलब ट्राइब्स जो है वो सोसाइटी में जुड़ती जा रही है, वर्ण व्यवस्था स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। ब्राह्मण्स, टेम्पल्स, विहार, मठ टू रन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अदर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। सो दैट वाज सोसाइटी ऑफ गुप्ता पीरियड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वाज मेनली अग्रेरियन, ऑब्वियसली आज भी यही हाल है, तो तब तो यही था ऑब्वियसली, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड इट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू गुप्ता इकोनॉमी। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, देखते हैं, ठीक है। क्या क्या एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी, वीट, राइस, शुगर केन, जूट, ऑयल सीड, कॉटन, ज्वार, बाजरा, स्पाइसेस, इंसेंस एंड इंडिगो वर ग्रोन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। नोबडी विल आस्क। लैंड रेवेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, along with fines remained main source of state's income during the Gupta period. गुप्ता पीरियड में जो टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम लैंड या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, गुप्ता शासकों की इकोनॉमी का मेन सोर्स रहा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ गई, क्या है इसका नाम, अक्ष पटाल अधिकृता, ठीक है। सो अक्ष पटाल अधिकृता ड्यूटी was to enter numerous matters in account registers। तो बेसिकली कौन है ये, अकाउंटेंट है, मैंने पहले भी इसको जिक्र किया था ना, अक्ष पटाल अधिकृता। रिकवर रॉयल ड्यूज टू चेक एम्बेजलमेंट एंड रिकवर फाइन्स। तो ये अकाउंटेंट है बेसिकली, रेवेन्यू अकाउंटेंट, ठीक है। आगे देखिए, पुष्तपाल क्या करता है, रिकॉर्ड कीपर है, वाज अनदर प्रोमिनेंट हाई ऑफिशियल। पुष्तपाल रिकॉर्ड रखता है कि किस पुष्त का क्या रिकॉर्ड है ना, उनका मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है, किस फैमिली का, तो उसको पुष्तपाल कहा जाता है। गुप्ता किंग, सो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। गुप्ता किंग मेंटेन्ड अ रेगुलर डिपार्टमेंट फॉर प्रॉपर सर्वे एंड मेजरमेंट ऑफ लैंड एज वेल एज फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड में जो लैंड रेवेन्यू है वो मेजर्ड लैंड से कलेक्ट किया जाता था, ध्यान रखेंगे आप। द स्टेट वॉज एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ लैंड, पूरा राज्य किसका होता था, स्टेट का। दैट मीन्स राज्य जब मर्जी चाहे किसी को भी किसी की भूमि से एक्सपेल कर सकता था, जैसे आज नहीं है ना,
केंद्र सरकार आपके घर पे आकर, राज्य सरकार आपकी जमीन पर आकर आपको जमीन से हटा नहीं सकती, वो जमीन आपकी है। गुप्ता टाइम में स्टेट वाज एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द लैंड। ठीक। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड देखिए कौन कौन सी है। क्षेत्रा, द लैंड अंडर कल्टीवेशन। खीला, अनकल्टिवेटेड लैंड, आज भी खिला कहते हैं हमारे यहाँ भी। उसके अलावा अपरहता, जंगल और फॉरेस्ट लैंड। गोपता, गोपता सरहा मतलब जहां पर पास्चर लैंड, जानवरों को चराया जाता है। उसके अलावा वस्ती, द हैबिटेबल लैंड। तो ये टाइप ऑफ लैंड है। उसके अलावा ग्रांटेड लैंड की मैंने दो तीन जो है वो मतलब शब्द बताए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मुझे तुरंत कमेंट में मेंशन कीजिए क्या था उनका नाम, जो बंगाल वाले रीजन में था गुप्ता पीरियड से। इरिगेशन वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ टू हेल्प एग्रीकल्चर। सो इरिगेशन के रिलेटेड जो है वो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, देखिए क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू नारद, नारद क्या है, नारद स्मृति। ठीक है, नारद स्मृति का मतलब क्या, नारद को जो याद है उसने लिखा है, नारद ने अपनी यादों से लिखा है, नारद स्मृति। देयर वर टू काइंड्स ऑफ डाइक्स। डाइक्स क्या होती हैं, जो खेत के साइड में आपने देखी होंगी ना, अगर आप खेत में गए होंगे कभी, तो खेत के साइड में जो मंडेरे जिनको कहते हैं ना, जिनसे मतलब जो बेड होता है, जो मतलब फील्ड का बेड होता है, उससे पानी बाहर नहीं निकलता। ठीक है, जो फील्ड बेड के आसपास जो बाउंड्री होती है उसको डाइक्स कहा जाता है। उसके अलावा समुद्र के किनारे आपने जो दीवारें लगी हुई देखी होंगी उनको भी डाइक्स कहा जाता है, ताकि लहरें यानी कि फ्लडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर जो है वो फ्लड ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बनता है, क्या बोलते हैं, मतलब जो बाउंड्रीज बनती है उनको डाइक कहा जाता है। डाइक की टू काइंड है, एक है बर्ध्या विच प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम फ्लड्स, एंड खाया विच सर्व्ड द पर्पस ऑफ इरिगेशन। तो बर्ध्या जो है वो फ्लड नहीं आने देता, और खाया में जो है वो एक तरह से टैंक, उसमें पानी जमा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी है इरिगेशन से रिलेटेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड कैनाल्स वर मेंट टू प्रिवेंट इनंडेशन, बाढ़ों को रोकने के लिए कैनाल बनाई जाती थी। द टैंक्स वर वेरियसली कॉल्ड, टैंक्स के अलग अलग नाम थे, जैसे कि वापी, तगाड़ा, दिरुगुला। ये तगाड़ वर्ड तो आज भी यूज होता है कई जगहों पर। ठीक है, घाटी यंत्र एंड अरघट was another method for irrigation। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दिस इज दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड फॉर मेथड्स फॉर इरिगेशन, राइट। द मर्चेंट एंड अदर ट्रेडर्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स। अब ट्रेड की बात करते हैं, तो मर्चेंट जो है वो गिल्ड्स में बने हुए हैं, तो ये तो हमें मौर्य पीरियड से ही ट्रेड गिल्ड तो डेवलप होते हुए नजर आ ही जाते हैं, है ना। गिल्ड्स होते क्या है, रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स विच हैड हाई प्लेस इन सोसाइटी। तो जो गिल्ड्स हैं, मान लीजिए वो मतलब ट्रेड स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जो लकड़ी का काम कर रहे हैं वो अपना अलग गिल्ड है, जो आइवरी काम कर रहे हैं वो अपना अलग गिल्ड है, जो सोने का काम कर रहे हैं उनका अपना जो है वो पूरा एक, समझ रहे हैं, एक कमर्शियल नेक्सस है उनका, एक कार्टेल है। ठीक है, और वो खुद ही अपने कार्टेल के रूल्स बना रहे हैं, खुद ही सजा दे रहे हैं। ठीक है, उनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन ये सब ट्रेड गिल्ड्स जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड रहते हैं शासक के पास, राइट। गिल्ड्स हैड रेगुलेटेड देयर ओन लॉज and all the members of member merchants were expected to abide by these law, right। so guilds के अपने खुद के कानून है, खुद की जो है वो सजाओं का सिस्टम है। ठीक है, आगे देखिएगा कहां से पता चल रहा है हमें गिल्ड्स के बारे में, सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है गिल्ड्स की। तो जो मंडसौर इंस्क्रिप्शन है, मंडसौर कहां है, मध्य प्रदेश में, राइट। जो मंडसौर इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्स अबाउट गिल्ड्स ऑफ सिल्क वीवर एंड कॉर्पोरेट एक्टिविटीज ऑफ द पीरियड। तो सिल्क वीवर्स के बारे में मंडसौर इंस्क्रिप्शन बताता है। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट देखिएगा, सिल्वर कॉइन्स, रुपया का जो है वो आ गए थे चलन में। गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता है दिनार। द गुप्ता रूलर्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, दीज गोल्ड कॉइन्स वर नोन एज दिनार। सो कॉइनेज की बात करें, तो मैंने आपको गोल्ड कॉइन्स दिखाए भी थे इमेजेस में, जिसमें गुप्ता रूलर जो है वो घोड़े के साथ, चंद्रगुप्त अपनी बीवी के साथ। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, अश्वमेध यज्ञ की स्टोरीज। ठीक है, एक मतलब जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसका सिक्का होता है, वो एक सांप को जो है वो बाज उठाकर ले जा रहा है, इस तरह की चीजें गुप्तों पर, कॉइन्स पर गुप्त रूलर्स इस तरह की छोटी छोटी कहानियां छपवाते थे। ठीक है, द कॉइन्स इशूड आफ्टर अश्वमेध बाय समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त डिपिक्ट द हॉर्स टाइड टू यूप स्तंभ, राइट, कि अश्वमेध कर लिया उन्होंने और फाइनली घोड़े को बांध दिया है। ठीक है, द कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्ता बेयर गरुड़
प्रेइंग अ स्नेक। सो चंद्रगुप्ता के कॉइन में हमें एक गरुड़ जो है वो सांप को पकड़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड इशूइंग कॉइन्स। सो मेटलर्जी जो है वो डेवलप होती हुई नजर आती है हमें। द इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स कल्याण, सिंध एटसेट्रा वर बल्क ट्रेडर्स विद द रोमन्स। सो रोमन्स के साथ ट्रेड था, पर्शियंस के साथ ट्रेड था, साउथ ईस्ट एशियंस के साथ ट्रेड था, तो ट्रेड में कमी नहीं थी। ट्रेडिंग पॉइंट्स देखते हैं। उज्जैन ऑल्सो बिकेम मेजर कमर्शियल सेंटर एंड इट वॉज लिंक्ड विद सदर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। उज्जैन जो है वो बिल्कुल बीच में सदर्न इंडिया नॉर्दर्न इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट और ट्रेडिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं? पाटलिपुत्र, बनारस, नासिक वर अदर मेजर ट्रेड सेंटर्स, याद रखने हैं आपको। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, कॉटन जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आएगा हमें। मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? बनारस, मथुरा, दाशपुर, कामरूप। कामरूप में सिल्क है, बनारस और मथुरा में जो है वो कॉटन और सिल्क पर जो है वो काम हो रहा है, ठीक है। Some major items produced include silk, muslin, कैलिको, लिनन, वूल एंड कॉटन, जो कि आज भी इंडिया की जो है वो एक बहुत मतलब स्पेशलिटी है, इंडिया का कॉटन और इंडिया का लिनन और इंडिया का वूल। मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूडिंग सिल्क, लेदर गुड्स, फर, आयरन प्रोडक्ट्स, आइवरी, पर्ल, स्पाइसेस, इंडिगो। पोर्ट ऑफ पोर्ट्स की बात कर लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट पोर्ट से ही तो सब बाहर जा रहा है। ताम्रलिप्ति वॉज गुड सोर्स फॉर ट्रेड विद ईस्ट इंडिया, तो ताम्रलिप्ति ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा देखिए गुप्ता पोर्ट कौन कौन से हैं ताम्रलिप्ति के अलावा? आरिकमेडु, कावेरी पट्टनम, मुजिरी एंड सोपारा, भरोच। ये इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट्स है गुप्ता एम्पायर के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है इन पोर्ट्स पर, ठीक है। आगे देखिए, और ये सब पोर्ट्स मैंने आपको मैप में कहीं ना कहीं दिखाए हुए हैं, तो मैप्स को खंगालिएगा, उनमें इन जगहों को ढूंढिएगा, बताऊंगा नहीं, बहुत बार बता चुका हूँ। सो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। अब आगे देखिएगा, इन इंटरनेशनल ट्रेड मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज वर टैक्स्ड 1/5 ऑफ द वैल्यू एज अ टूल, एज अ टैक्स, राइट। सो 1/5 जो है वो टैक्स लिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई गुजरात से अंदर एंटर कर रहा है या बंगाल से अंदर एंटर कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो 1/5 उनको टोल देना पड़ता है, ठीक है। टूल की जगह यहाँ पर टोल होना चाहिए था, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड वॉज कैरिड आउट विद चाइना, सेलॉन, अदर यूरोपियन कंट्रीज, रोमन के साथ, ठीक है, पर्शियंस के साथ। साउथ ईस्ट एशिया बिकेम अ ट्रेड सेंटर इन गुप्ता एम्पायर, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो साउथ ईस्ट एशिया ने ही जो है वो ट्रेड पकड़ा। उन्होंने जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन किया तो रोमन्स ने इंपोर्ट घटा दिया, तो अब भारत का एक्सपोर्ट कहां जाने लगा? तो साउथ ईस्ट एशिया जाने लगा मैक्सिमम भारत का एक्सपोर्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इंडस्ट्री सच एज स्टोन कटिंग एंड कार्विंग ऑफ स्टोन्स लाइक जैस्पर, एगाट, क्वार्ट्स, कार्नेलियन, वो रेड वाली जो होती हैं, lapis lazuli etc, and metal work of precious metals like gold, silver, copper, iron, bronze, lead, pearl, leather etc flourished during the Gupta empire. So आर्ट के लिए गोल्डन एज इसीलिए ही कहा गया है क्योंकि फ्यूडल सेंटर डेवलप हो गए थे। सेंटर के अलावा कई सारे सेंटर्स ने आर्टिस्ट को पैट्रोनाइज करना शुरू कर दिया था, इसलिए हमें बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी तरह की जो है वो आर्ट डेवलप होती हुई नजर आ रही है। नॉट जस्ट स्कल्पटिंग आर्ट्स, लेकिन मेटल वर्क, बीड वर्क, लेदर वर्क, वुड वर्क, आइवरी वर्क, ठीक है, ये सब डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। संघ प्लेड द रोल ऑफ अ बैंकर, बहुत इंपॉर्टेंट। संघ जो है वो, ये जो ट्रेड गिल्ड थे, ये बैंकर की तरह काम करते थे। एंड लेंट मनी ऑन एन इंटरेस्ट बेसिस टू दोज इन नीड। तो सूद के मतलब सूद क्या बोलते हैं, ब्याज या इंटरेस्ट पर जो है वो पैसा देना शुरू किया इन्होंने, संघ ने। संघ क्या है हमारे? संघ जो है वो यही ट्रेडिंग गिल्ड्स। आर्ट और कल्चर के बारे में देखते हैं। गुप्ता पीरियड इज वेल नोन फॉर इट्स आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड लिटरेचर, ऑन द अकाउंट ऑफ विच इट हैज बिन कॉल्ड अ गोल्डन एज। कैसे? आइए देखते हैं। वैसे तो कल्चर वाला पार्ट मैं अलग से करवाऊंगा, वहां पर गुप्ता कल्चर में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन यहां पर केवल हिंट ले लीजिए। तो इस तरह देखिए, मुराल पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रही है कृष्णा की, ठीक है। मुराल पेंटिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं पद्म पानी की, यानी कि अवलोकितेश्वरा की। उसके अलावा देखिए कृष्ण जो है वो एक डीमन घोड़े को मार रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा जो है वो मतलब रिलीफ, एक
स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक रिलीफ जो है वो स्कल्पचर है। आगे देखिए, टेराकोटा भी कह सकते हैं आप, टेराकोटा स्कल्पचर कह लीजिए। चलो इसे आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग की बात करते हैं। नगारा या नागर एज वेल एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड से शुरू होता है, ठीक है। वैसे तो केव टेम्पल्स पहले भी थे, लेकिन स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो अपनी नींवों पर खड़े हों, अपनी फाउंडेशंस पर खड़े हों, स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर हमें गुप्त पीरियड में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, और खास तौर पे नगारा या नागर और द्रविडियन, साउथ इंडिया का और नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। कहाँ एग्जांपल है? मीरपुर खास स्तूप या जो हुजोदारो, ठीक है, काहूजोदारो, खू नहीं है ये, काहूजोदारो में है, पाकिस्तान में, ठीक, was built in 4th century which contains a number of arches। सो मीरपुर खास स्तूप जो है वो काहूजोदारो में है, 4th सेंचुरी यानी गुप्त पीरियड में डेवलप हुआ है। उसके अलावा रेलिक्स ऑफ धमेक स्तूप बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, धमेक का स्तूप जो है वो कहाँ है? ये बिहार में है, ठीक है, सारनाथ के नजदीक है। बिल्ट ऑफ नहीं, सारनाथ तो बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में हुआ है, हाँ। बिल्ट ऑफ ब्रिक्स रिप्रेजेंट ऑफ आइडियल्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर, धामेक स्तूप ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको कल्चर वाले पार्ट में दिखाऊंगा, आर्किटेक्चर वाले पार्ट में इमेजेस के साथ वहां दिखाऊंगा, यहाँ नहीं है हमारा काम, यहाँ केवल मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। कल्चर वाला पार्ट अभी जल्दी शुरू होने वाला है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इसके बाद एक लेक्चर और बचा है एंशिएंट का, पोस्ट गुप्ता कल्चर शुरू हो जाएगी इसके बाद हमारी। मेडिवल में कहाँ पहुंच गए हम? मेडिवल में हम मुगल्स कर रहे हैं ना, मुगल्स में अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पढ़नी है हमने, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमें अन्य मतलब शाहजहां और क्या बोलते हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद मराठों के बारे में, फिर विजयनगर बहमनी के बारे में, तो फिर हमारी मिडेवल भी खत्म हो जाएगी। तो 5-6 सेशंस मिडेवल के बचे हैं, 1 या 2 सेशन गुप्तों के, इसके एंशंट के बचे हैं, फिर हमारी मॉडर्न और आर्ट कल्चर शुरू हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अजंता और एलोरा तो आप लोग जानते ही हैं, अजंता और एलोरा की केव स्कल्पचर एज वेल एज पेंटिंग, ठीक है। अजंता एंड एलोरा केव्स एंड बाग केव्स मध्य प्रदेश की पेंटिंग्स डिनोट बुद्धिस्ट आउटलाइन विच वाज पॉपुलर, वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है। सो बुद्धिस्ट हमें यहाँ पर स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हिंदू केव्स आर फाउंड इन उदयगिरी एंड भोपाल, ऑब्वियसली। उसके अलावा दशव तारा टेम्पल लोकेटेड एट देवगढ़ नियर झांसी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वास नियर अलाहाबाद रिमेन इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन ऑफ गुप्ता आर्ट। अब देख, गुप्ता आर्ट में पता है क्या होना शुरू हुआ? जो आपने देखा है ना, जो मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियां बनी होती हैं बहुत बेहतरीन डिटेल में, मतलब बुद्ध की और उसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की कहानियों की, इन सब की जो मूर्तियां बनी होती हैं मंदिर की दीवारों में, ये कहाँ से शुरू हुआ है? केव्स में नहीं, मंदिर की दीवारों में जो बनती हैं, ये गुप्ता पीरियड से शुरू हुआ है। और ये एग्जाम्पल है कुछ शुरुआती ऐसे मंदिरों के जिनकी दीवारों में हमें ये बने हुए नजर आए हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर कहते हैं इन्हें, मंदिर की दीवारों पे जो फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो मूर्तियां बनी हुई देखने को मिलती हैं, वर वन ऑफ द चीफ फीचर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। सो हमें वो फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स नगारा एज वेल एज द्रविड़ दोनों टाइप के मंदिरों में देखने को मिल जाते हैं, राइट। दे इनिशिएटेड परमानेंट मटेरियल्स लाइक ब्रिक, स्टोन। हाँ, अब जैसे मौर्य काल में हमें बिल्डिंग या आर्किटेक्चर जो है वो बैम्बू का, लकड़ी का देखने को मिलता है, इसलिए उनके किले जो है वो नहीं बचे, कई आर्किटेक्चर उनका नहीं बचा, केव आर्किटेक्चर को छोड़कर, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली स्टोन का बनता है। लेकिन गुप्तों का मिलता है हमें, क्यों? क्योंकि उन्होंने बैम्बू और ट्री के बजाय पत्थरों से अपने आर्किटेक्चर को बनाना, ब्रिक्स से अपने आर्किटेक्चर को बनाना शुरू किया, राइट, इंस्टेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल्स लाइक बैम्बू, वुड एटसेट्रा फॉर द फर्स्ट टाइम। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, मैंने बोला ना, अपनी फाउंडेशंस पर खड़े टेम्पल्स, है ना, जो किसी केव में ना बने हो। अब जैसे कैलाश टेम्पल है, वो केव को काट कर बनाया गया, वो स्ट्रक्चरल नहीं है। लेकिन किसी प्लेन मैदान में, है ना, प्लेन मैदान में आपको जो मंदिर ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ केव टेम्पल्स वर इरेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आइडल वर्शिप। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल स्टार्ट हुए गुप्ता पीरियड में।
द आर्किटेक्ट्स ऑफ गुप्ता पीरियड शोड देयर टैलेंट इन द स्कल्पचर ऑफ द डोम। डोम पे बहुत बेहतरीन नक्काशी की जाती थी, ठीक है। शिव टेम्पल एट नाशन, पार्वती टेम्पल एट अजय ग्रहीन उत्तर प्रदेश, द विष्णु टेम्पल इन सेंट्रल प्रोविंस, द एकलिंग शिव टेम्पल एट सताना मध्य प्रदेश, एंड सम ऑफ द एक्सटेंट रिमेन्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चरल पीसेस, राइट। सो ये जो टेम्पल्स हैं ये एग्जाम्पल हैं आपके किसके, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के, और जिनमें हमें क्या नजर आती हैं, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स नजर आते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बनते हैं। जब मैं आपको टेम्पल आर्किटेक्चर करवाऊंगा गुप्तों का कल्चर वाले पार्ट में, तो वहां पर इनको हम डिटेल में समझेंगे, यहाँ केवल मेंशन भर किया है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन टेम्पल, अब देखिए टेम्पल की क्या मतलब क्या खूबी रहती है, बीच में गर्भगृह रहती है, उसके आसपास जो है वो ऐसे घूमने को एक परिक्रमा के लिए जगह होती है, ठीक है। उसके ऊपर शिखर हो सकता है, सामने जो है वो साइड में, साइड भी बताता हूँ मैं ना, ये गर्भगृह होती है, इसके आसपास परिक्रमा करने की जगह होती है, ऊपर जो है वो शिखर होता है इस तरह, है ना। और सामने जो है वो पिलर्ड हॉल होता है, मंडप कहते हैं। अब ये पिलर्ड हॉल जो है वो 3 शेप में हो सकता है, ठीक है। एक छोटा, फिर एक मध्यम वाला बड़ा, फिर एक और छोटा, इन सब में जो है वो इस तरह पिलर्स हो सकते हैं। तो और एक प्लेटफॉर्म पे ये खड़ा हो सकता है। फिर देखिए ऐसे स्क्वायर में दिखाता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे मेन मंदिर होगा उसके आसपास छोटे छोटे मंदिर और हो सकते हैं, बाग हो सकता है। तो ये जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिनको हम डिटेल में समझेंगे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो सेंक्टम होता है गर्भगृह, हाउस्ड द इमेज ऑफ गॉड, एंड द ओरिजिनल टेम्पल वाज कनेक्टेड टू द हॉल बाय अ वेस्टिब्यूल, राइट। ओरिजिनल टेम्पल जो है वो कनेक्टेड होता है ऐसे हॉल से, राइट। द होल टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय अ स्पेशियस कोर्टयार्ड। A famous rock cut monastery in Ajanta caves consists of several chaitya halls and numerous residential vihar। अब रॉक कट मोनेस्ट्री अजंता में, ठीक है, उसमें जो है वो चैत्य और विहार है। खैर इन मंदिरों के बारे में ना, टेम्पल आर्किटेक्चर नगारा, वर्षा, द्रविड़ और अन्य जितने भी टाइप ऑफ टेम्पल्स होते हैं, इनका हम जिक्र कल्चर वाले पार्ट में डिटेल में बताऊंगा कि गर्भगृह किसकी, मतलब डिफरेंस आपको पता चल जाएगा ना। और एज बाय एज भी समझाऊंगा, मैंने आपको बताया था ना किस तरह होता है टेम्पल आर्किटेक्चर को समझने का तरीका क्या होता है, किस एज का है, उस एज के किस डायनेस्टी का है, उस डायनेस्टी किस किंग का है, उस किंग से रिलेटेड किस सिटी का है, और उस सिटी में किस टाइप का है, और उस टाइप में जो है वो टेम्पल, राइट। तो ये पूरा थ्रेड हमें समझना है, कल्चर वाले पार्ट में समझाऊंगा, जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको समझ आना चाहिए। अभी बुद्धा स्टेच्यू हमें सारनाथ से मिले, ठीक है, यूनिक पीस ऑफ गुप्ता आर्ट, बहुत बेहतरीन। इसकी इमेज मैंने आपको पिछले टॉपिक में दिखाई थी, एक सारनाथ के म्यूजियम में है और एक ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा भीतरी मोनोलिथिक पिलर ऑफ स्कंदगुप्त जो है वो ऑल्सो रिमार्केबल। मेटलर्जी हैड ऑल्सो मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। द स्टाइल ऑफ मथुरा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए, यहां पर ना आपको मेंशन हो गए हैं ये, और जब मैं आर्ट कल्चर वाला पार्ट करा रहा हूँ तो वहां पर मैं गुप्ता की पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं कराऊंगा आपको, राइट। मतलब हिंट दूंगा लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वैसे तो पोस्ट मौर्य पीरियड से डेवलप्ड है, लेकिन गुप्ता पीरियड में हमें ज्यादा फ्लोरिश होती हुई नजर आएगी, राइट। स्कूल ऑफ आर्ट स्कल्पचर फ्लरिश्ड मच ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है, जिसमें बुद्धिस्ट जो है वो मूर्तियां बनाई गई, टेराकोटा की भी, चट्टानों को काटकर भी, रॉक कट भी, स्कल्पटिंग की गई, और उसके अलावा मेटल की, ब्रॉन्ज की भी। इनिशियली दिस स्टाइल डेवलप्ड इन मथुरा विच कंप्लीटेड इज परफेक्शन इन सारनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट। मथुरा से शुरू होता है और बनारस पहुंचता है सारनाथ, ठीक है। वेयर बुद्धा हैड टर्न्ड द व्हील ऑफ लॉ, जहां पर बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया था सारनाथ में, है ना। बोधिसत्व इमेजेस व रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। बोधिसत्व इमेजेस जिसमें बुद्ध जो है वो इस तरह मतलब तथास्तु की मुद्रा में आपको नजर आते हैं, है ना। बोधिसत्व इमेजेस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की देन है। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस थीम्स डोमिनेटेड इन फील्ड ऑफ स्कल्पचर ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि देवी देवताओं और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वो रहा करती थी थीम, राइट, स्कल्पचर की। द फ्लेवर ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर इज फाउंड इन शिव पार्वती रेलिक्स इन कोसम, ठीक है। शिव पार्वती के रिलिक्स यानी कि शैवाइट्स को जो है वो डेडिकेटेड मंदिर हमें देखने को मिलते हैं।
in Ramayana panel in Devgarh and also in Sarnath, right? उसके अलावा एक जाइगेंटिक कॉपर स्टैच्यू मिला है बुद्धा का, जो इस समय अंग्रेजों के पास है, ओरिजिनली फाउंड एट सुल्तानगंज, सुल्तानगंज में मिला बिहार में, नाउ केप्ट एट बर्मिंगम म्यूजियम, was about 7.5 feet in height and nearly a ton in weight, right? So एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है, बहुत बड़ी, 7.5 फीट ऊंची, देख रहे हैं आप, सुल्तानगंज से मिली, अब अंग्रेजों की पोजीशन में है। बहुत सारी इंडिया की चीज़ें, नॉट जस्ट इंडिया, जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया वहाँ के रेलिक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बर्तन में बता रहा हूँ ना, हमारे बर्तन पड़े हैं उनके पास यूरोप में, ठीक है उनके घरों में हमारे बर्तन है, बताओ। पेंटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम हैड अज्यूम्ड अ सेक्युलर कैरेक्टर, ठीक है, पेंटिंग में हमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और वैष्णविज्म, शैविज्म जो है वो जुड़ते हुए नजर आते हैं। केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता, उसके अलावा बदामी एंड बाग वर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुप्ता पेंटिंग, ठीक है, मुराल पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है अजंता, बदामी और बाग में। द केव पेंटिंग्स मेनली डिपिक्ट, अब केव पेंटिंग्स क्या है, बुद्ध की जो जातक स्टोरीज हैं, जातक स्टोरी एंड द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। द पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड आर सीन एज बाग केव्स नियर ग्वालियर, ठीक है, मध्य प्रदेश में बाग केव्स में और औरंगाबाद के नजदीक अजंता केव्स में, राइट। म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता मोस्टली इलस्ट्रेट द लाइफ ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन जातका स्टोरीज, तो मैंने आपको बताया ही। द पेंटिंग्स इन, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, सिगिरिया इन श्रीलंका जो है वो अजंता स्टाइल ऑफ पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। दैट मीन्स श्रीलंका के साथ जो है वो आर्ट, नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट ऑल्सो कल्चरल टाइप्स जो है वो गुप्ता पीरियड के दिखते हैं हमें, राइट। अंत में बात करते हैं लिटरेचर की, गुप्त लिटरेचर। सो मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा का बहुत बेहतरीन रिवाइवल हुआ, ब्राह्मणिकल कल्चर का रिवाइवल हुआ, तो संस्कृत में हमें नॉट जस्ट ब्राह्मणिकल लिटरेचर लेकिन बुद्धिस्ट लिटरेचर भी हमें संस्कृत में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो संस्कृत रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड बिकेम द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया, और उसके बाद एलिट्स की भाषा क्या बन गई, संस्कृत, और वो तब तक रही जब तक, खासतौर पे हिंदू सोसाइटी में तब तक रही जब तक अंग्रेजों ने टेक ओवर नहीं कर लिया, है ना। लेकिन उसके बाद जो है वो एलिट्स की भाषा फारसी हो गई, काफ़ी लंबे समय तक रही, खासतौर पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। स्क्रिप्ट क्या थी, नागरी, देवनागरी की जो प्रीडिसेसर है ना, नागरी स्क्रिप्ट हैड इवॉल्व फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राह्मी से, नागरी से देवनागरी, ठीक है। द एरा इज नोन फॉर इक्वल राइटिंग इन प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज पोएट्री में राइटिंग हो रही है। महाभारता एंड रामायणा हैड गॉट, सो ये दो बहुत बड़े एपिक्स हैं प्रोज के फॉर्म में, राइट। ऑल्सो द लिटरेचर लाइक पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र डेवलप्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, यज्ञ वल्क्य स्मृति विच इज ऑलमोस्ट रिगार्डेड एज द ऑफिशियल लॉ बुक ऑफ गुप्ताज, उसके अलावा नारद स्मृति एंड वर ऑल्सो वर कंपोज्ड इन दिस एरा, राइट। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, और पहले हो चुकी है क्या, मनुस्मृति, ये तीनों जो हैं वो लॉ बुक्स की तरह काम करती थी गुप्ता सोसाइटी और फिर उसके बाद की सोसाइटीज में भी। समुद्रगुप्ता हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पोएट, उसको उसके मतलब क्या बोलते हैं, कोर्ट पोएट ने खुद उसको जो है वो कविराज कहा है, हरिसेन ने। ही पैट्रनाइज अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स इंक्लूडिंग हरिसेन। द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वाज अडॉर्न्ड बाय सेलिब्रेटेड नवरत्न। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में कौन है, नवरत्न है, जिसमें कालिदास एक इंपॉर्टेंट रत्न है। देयर वर नवरत्न 9 ज्वेल्स इन पीरियड ऑफ हु वर कालिदास, कौन कौन से हैं देखिए, कालिदास, धन्वंतरी, मेडिक, ठीक है, क्षमक, अमर सिंह, मैथमेटिशियन एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है, शंकु, विटल भट्ट, घतकरपर, वराहमहीर एंड वरुचि, इनके बारे में आगे हम कल्चर वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। दीज वर द 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, राइट। कालिदास remained the foremost among the Navaratna. His masterpiece was the Sanskrit drama अभिजन शकुंतलम, कालिदास ने लिखी है, इसके रिमेन्स बचे हैं थोड़े बहुत। He wrote 2 other plays, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वश्यम। His 2 well-known epics were रघुवंशम एंड कुमारा संभवम। तो बहुत कुछ लिखा देखिए कालिदास ने, है ना,
राइट। मेघदूत कालिदास ने लिखी। ऋतुशरम और मेघदूतम आर हिज टू पोएम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास की पोएम है ऋतुशरम और मेघदूतम। मेघदूत इसलिए कहा कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेघदूत जो है वो खबर ले जा रहा है। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जम्बू द्वीप का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है ना। कालिदास के पास ज्योग्राफिकल नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, लेकिन कंसेप्चुअल एस्पेक्ट जो है वो हम GS1 में पढ़ेंगे, यहां नहीं टाइम वेस्ट करेंगे हम। इन सारे ये प्री के लिए ना, प्री के लिए हमें पता टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के हैं। उसमें प्री के लिए जो है वो प्री में लिटरेचर के कंसेप्ट पर नहीं घुसता यूपीएससी, उसके लिए उन्होंने GS1 रखा हुआ है, वहां पर वो लिटरेचर के कॉन्सेप्ट में घुसेगा, वहां मैं आपको लिटरेचर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ केवल ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखा दत्त ने लिखी 2 संस्कृत ड्रामा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाखा दत्त और कालिदास आपको ध्यान रखने हैं, 2 राइटर्स। उसके अलावा न्याय सूत्र भाष्य बाय वत्स्याना। उसके अलावा कृतार्जुन्या, अ स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्जुन एंड शिवा बाय भरावी। उसके अलावा काव्य दर्शा एंड 10 कुमार चरित्र बाय डांडिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। उसके अलावा द्रडिरा द्रडिरा चारुदत्ता बाय भाषा, लेटर रीफैशन्ड बाय शूद्रक एज हिज मरीछा ककितम। ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना, मरीछा ककितम शूद्रक ने लिखी है, और ये किस पर बेस्ड है, भाषा की दरिद्र 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 चारुदत्ता, यस दरिद्र चारुदत्ता, और क्या बोलते हैं मरीछा ककितम। इसमें मैंने आपको लव स्टोरी बताई है ना, चारुदत्ता की लव स्टोरी है, उसको जो है वो एक कोटेशन से प्यार हो गया है। उसके अलावा अमरकोश, अ लेक्सिकॉन बाय, क्या है ये, एक तरह से डिक्शनरी आप मान लीजिए, अमर सिम्हा की, वर द इंपॉर्टेंट लिटरेरी अचीवमेंट ऑफ द पीरियड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे इनकी और इनको रिवाइज करेंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बनते हैं इस पर घुमा घुमा कर क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों का ध्यान रखना। देखिए क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, लिटरेरी स्कॉलर कौन है, उसका लिटरेरी वर्क क्या है, और वो किसका कंटेम्पररी है। और कंटेम्पररी में यहां पर ज्यादा नहीं, वो पूछते हैं एज किसकी, कौन सी एज है, तो गुप्ता एज का है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर नाम लिखा है ना, जैसे अमर सिम्हा जो है वो क्या है आपका, चंद्रगुप्त सेकंड का कंटेम्पररी है, क्योंकि उसके नवरत्न का हिस्सा है ना। द पंचतंत्र स्टोरीज वर कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन भी बन रहे हैं, टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी क्वेश्चन भी बन रहे हैं, यहीं से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो हमने देख लिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाएंगे सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। सॉरी नॉट यूट्यूब चैनल, लेकिन स्पेशल क्लासेस में। लिंक कहां से मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, द पुराना इन देयर प्रेजेंट फॉर्म वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यस, पुराण इस समय जो जिस फॉर्म में है वो गुप्त पीरियड में लिखे गए, बहुत इंपॉर्टेंट। 18 पुराण है टोटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज आर भगवत पुराण, विष्णु, वायु, मत्स्य, ये पुराण जो है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखने पुराणों के बारे में, तो फैक्चुअल नॉलेज आप बहुत है हमारे पास, है ना। नेक्स्ट चीज, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। देखते हैं किन किन लिटरेरी स्कॉलर्स ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अपने जीवन को इन्वेस्ट किया। पहला पॉइंट, गुप्त पीरियड विटनेस्ड मच एडवांसमेंट इन द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन। कैसे, अब देखिए गुप्तों का ट्रेड किन से है, अरबियों से, पारसियों से, रोमन से, साउथ ईस्ट एशिया। एक सेकंड मैं थोड़ा डिटेल में बनाया तुम ना, बीच में गुप्त हैं इंडिया में, ठीक है, नीचे साउथ इंडिया में वक्टक हैं और भी हैं, है ना। गुप्तों का जो है वो अरबियों से है, पारसियों से है लेना देना, सेंट्रल एशियाटिक चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया में कई शक्तियां हैं, और इधर रोमन से। तो जो अरबी फारसी हैं ये गुप्तों का कल्चर रोमन से कनेक्ट करते हैं, और जो इंडियंस हैं ये साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर अरबी फारसियों के रास्ते रोमन से कनेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं ना इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, कि साउथ ईस्ट एशिया के कल्चर को भारत के रास्ते, और फिर मतलब 2 मध्यस्थ हो जाते हैं यहाँ पर बीच में,
एक तो इंडिया हो जाएगा और एक अरब फारस हो जाएगा, वो फिर रोमन तक पहुंचेंगे। और उसके ऊपर सेंट्रल एशिया के रास्ते जो है वो चीन से कल्चर आ रहा है इंडिया में। दैट मीन्स इंडिया के ऊपर भारत के जो स्कॉलर्स हैं उन पर अरबियों का असर होगा रोमन के रास्ते, उन पर चाइना का असर होगा सेंट्रल एशिया के रास्ते, और साउथ ईस्ट एशिया से तो फर्स्ट हैंड नॉलेज आएगी उनके पास, राइट। दैट मीन्स इन सारे कल्चर्स को एब्जॉर्ब करेगा, इन सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करेंगे इंडियन स्कॉलर्स, और उनसे अपनी जो है वो फिलोसफीज क्रिएट करेंगे। देखते हैं कैसे। अरब्स वर द फर्स्ट हु हैड बोरोड इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस। हाँ, एंड सेम गोज फॉर, मतलब सेम जो है बैक भी जाएगा ना, इंडिया से जो नॉलेज होगी, इंडिया से जो नॉलेज होगी वो अरब्स जो हैं वो रोमन तक पहुंचाएंगे, या फारसी जो हैं वो रोमन्स तक पहुंचाएंगे, या ग्रीक्स तक पहुंचाएंगे, या यूरोप तक पहुंचाएंगे। सेम गोज, सेम बैकवर्ड, अरब जो है वो रोमन नॉलेज इंडिया तक लेकर आएंगे, ठीक है। तो अरब्स वर द फर्स्ट हु हैड बोरोड इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देन इट वाज टेकन बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर देम। अब देखिए, आज जिन्हें हम अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं ना, ये बेसिकली अरेबिक न्यूमरल्स नहीं है, ये इंडियन न्यूमरल्स थे। इन इंडियन न्यूमरल्स को अडॉप्ट किया अरबियों ने, और अरबियों से इनके बारे में पता चला रोमन्स को, और फिर यूरोप में ये फैल गए। और यूरोप में किस नाम से फैले कि ये जो अरबियों के हैं, अरबियों के नहीं ना, वो इंडियंस के थे, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी जो है वो मतलब साइंसेस, नॉट जस्ट इन मैथमेटिक्स बट ऑल्सो इन एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर रहे, was great mathematician and astronomer of this period. He wrote the book आर्यभट्टिया in 499, यानी 5th century में, 5th 6th century में एक्टिव थे आर्यभट्ट, which dealt with mathematics and astronomy and unraveled the occurrence of solar and lunar eclipse. Right, बहुत important. Next, most important feature of Aryabhatta's mathematical system was the unique system of notation. उन्होंने सिंबल्स देने शुरू किए। इट वॉज बेस्ड ऑन डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम जो है वो डेवलप किया। आर्यभट्ट एक्सप्लेन्ड वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ सर्कल, द थ्योरम रिलेटिंग टू रेक्टेंगल्स, ये सब किसने दी? आर्यभट्ट ने, ठीक है। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट अर्थ वॉज स्फेरिकल इन शेप एंड दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्यभट्ट ने कही ये बात पहले, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा पंच सिद्धांतिका, द 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम वाज कंपोज्ड बाय वराहमिहिर। अब वराहमिहिर वाज अगेन अ नवरत्न, दैट मींस वराहमिहिर जो है वो क्या है, एक एस्ट्रोनॉमर है चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, जिन्होंने क्या लिखी है? पंच सिद्धांतिका। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन भी। ही वाज आल्सो अ ग्रेट अथॉरिटी ऑन एस्ट्रोलॉजी। हिज वर्क बृहत संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट, वराहमिहिर की एक और वर्क आ गई, बृहत संहिता। इस ग्रेट वर्क इन संस्कृत लिटरेचर डील्स विद अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल्स, मैरिज एटसेट्रा। तो बृहत संहिता, बृहद समझ रहे हैं, मतलब उसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है, बृहद है, ठीक है, डाइवर्स है। आगे देखिए, दिस इज कंसिडर्ड एज एन एनसाइक्लोपीडियक वर्क, है ना, डाइवर्स है बृहद संहिता, एक एनसाइक्लोपीडिया है, encyclopedic work on astrology. His Brihad Jataka is considered to be standard work on astrology. बहुत इंपॉर्टेंट, वराहमिहिर की बृहद जातका एस्ट्रोलॉजी पर स्टैंडर्ड वर्क। उसके अलावा वराहमिहिर सन पृथुयाशास was also a scholar of astronomy. In about 600 CE he wrote हर्ष पंचशिका, ठीक है, हर्षत पंचशिका किसने लिखी है? पृथुयाशस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट है आपके सामने, लेकिन वराहमिहिर का नाम आपको, वराहमिहिर का नाम आपको ध्यान रखना है, आर्यभट्ट की क्रिएशंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा और सूर्य सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑफ द पीरियड, सूर्य सिद्धांत। वाघभट्ट लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगेन अनदर जो है वो साइंटिस्ट इस समय के कौन है? वाघभट्ट। ही वाज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मेडिकल ट्रायो ऑफ एंशिएंट इंडिया। द अदर टू स्कॉलर्स वर चड़क और सुश्रुत, लिव्ड बिफोर गुप्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पोस्ट मौर्य और मौर्य पीरियड और फिर पोस्ट मौर्य में चड़क और सुश्रुत मौजूद रहे, और फिर गुप्त पीरियड में रहे कौन? वाघभट्ट।
ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मेडिकल या मेडिसिन स्कॉलर हैं इंडिया के। वाघभट्ट ने क्या लिखा है? अष्टंग समग्रह या समरी ऑफ द 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, राइट, अष्टंग संग्रह। तो यहां पर आज हमारा सेशन होता है खत्म। तो ये जो लिटरेरी सोर्सेज है ना, ये ध्यान रखने हैं आपको, इनके नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, 2-3 बार रिवाइज करेंगे। और इनके कॉन्सेप्ट पर अभी नहीं घुसेंगे, इनके कॉन्सेप्ट पर हम घुसेंगे GS1 में, है ना। GS1 में हमें कॉन्सेप्ट पर जाना है। प्री के लिए अभी केवल इनके नाम जो है वो आपको रिवाइज करने होंगे, दैट इज ऑल, राइट। और किस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं? टर्मिनोलॉजी, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, उसके अलावा पर्सनैलिटी के क्वेश्चन, पर्सनैलिटी के क्वेश्चन कि किसने लिखा है, और कंटेम्पररी क्वेश्चन कि कौन किसका कंटेम्पररी है। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता इकोनॉमी, गुप्ता सोसाइटी, गुप्ता आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक देखा हमने। तो आज के पूरे टॉपिक्स में हमारे पास भर के क्या मिले हमें? फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले तैयार करवा दिए हैं इसके, लेकिन भर के हमें फैक्ट्स मिले। हमें टर्मिनोलॉजी मिली बहुत सारी, हमें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मिली, और हमारे पास क्रोनोलॉजी, कंटेम्पररी, और तीसरा क्या आता है हमारे पास? पर्सनैलिटी के जो है वो क्वेश्चंस डेवलप होते हुए नजर आए। तो ध्यान रखने हैं, प्री ओरिएंटेड स्टडी है हमारी। ये सेशन की PDF कहाँ से मिलेगी आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री। मुझे अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, 10% का डिस्काउंट चाहते हैं, तो कोड यूज कीजिएगा। किसी भी अगर आप कोर्स को अवेल करना चाह रहे हैं अनअकैडमी के, कोड यूज कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री, राइट। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं, ठीक है। खत्म करता हूँ ये सेशन, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।